आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूं मैं आज के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सी क्लास और बहुत ही वैल्यूबल सी क्लास, जिस क्लास के अंदर हम और आप मिल के एक्चुअली डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे एक और नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है एक्चुअली वो क्या है? आज का हमारा चैप्टर है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आज की पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की जो है शुरुआत करते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्या बात हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज के पर्टिकुलर क्लास के अंदर, वो पहले आपको मैं एक डायमेंशन बता देता हूं, एक आयाम बता देता हूं कि आज की पर्टिकुलर क्लास में हम आप लोग मिलके क्या पढ़ेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे ये हम लोग आज की पर्टिकुलर क्लास में देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम और आप इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर देखने जो वाले हैं वो ये है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अवधारणा पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें, यानी कि कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के लाइनों का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब से पहले मैंने इससे एक क्लास आपके आगे ली थी और उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बेसिक कुछ बताया था, थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया था, कर्क रेखा और मकर रेखा। हालांकि मैंने बहुत थोड़ा बताया था, लेकिन एक जब हीट जोन का नाम आया था तो मैंने आप लोगों के आगे डिस्कशन कर लिया था कि हाँ ऐसे ऐसे 21 जून होता है, ऐसे ऐसे 22 जून की तारीख आती है, ऐसे ही आपका 21 मार्च और के साथ साथ 23 सितंबर की घटना आती है। इन सब के बारे में मैंने आपको डिस्कशन करके एक बेसिक आइडिया दिया था, लेकिन उसका तह तक जाना आज का काम हमारा रहेगा। हम लैटिट्यूड लाइनों को थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले होंगे, क्या इनका इंट्रोडक्शन है, क्या इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, इंपॉर्टेंट हीट जोन क्या बनते हैं अर्थ के ऊपर, विद डायग्राम विद ग्राफिक्स, और दुनिया भर के देशों के साथ में हम लोग इसको जान रहे होंगे। एज इट इज हम लॉन्गिट्यूड लाइनों को पढ़ेंगे। इनका इंट्रोडक्शन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन टाइम का करना भी सीखेंगे। कभी कभी पेपर एग्जामिनर थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करेगा तो इस वाले जोन से भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। प्राइम मेरिडियन लाइन जो है उसको पढ़ेंगे, प्रधान जो माध्यान्ह रेखा है उसको पढ़ने वाले होंगे हम लोग। टाइम जोन क्या क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे, मानक जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है उसको पढ़ेंगे, हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव जानेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको अभी हम जानेंगे। अब फाइनल हमारे पास में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी कि दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन का। तो चलते हैं, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें ये वाला पढ़ना है और यही हमारे पास में टारगेट है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े इत्मीनान से मैं आप लोगों को कंटेंट देने वाला हूं, उतने ही दिल से, उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही तहजीब के साथ आप भी पढ़ने की पूरी कोशिश करिएगा। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक सा आइडिया लेते हैं। मैं पहले आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया दूं यहाँ पे कि ये लाइनें एक्चुअली है क्या, मतलब आपके बेसिक माइंड में आइडिया तो रहना ही चाहिए है क्या। मान लेते हैं कि ये मेरे पास में मेरी पूरी अर्थ है, राइट, और इस अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच जो ये लाइन जा रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस वाली लाइन को हम लोग कहा करते हैं इक्वेटर के नाम से जाना करते हैं। इक्वेटर जिसका मतलब क्या है सर आपका? इक्वेटर का मतलब आप अभी के लिए समझ लो, दो भाग को अलग कर दिया। इसको हम लोगों ने एक सिंपल कह दिया है क्या, इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा भी कहते हैं, या आप एक लाइन में इसको भूमध्य समझो। फिलहाल के लिए आप इसको ये बोल दीजिएगा, इट्स अ भूमध्य। भूमध्य का मतलब आप इसको भू का मतलब समझते हो ज्योग्राफी, मध्य का मतलब बीच में है, यानी कि बीचों बीच जो लाइन जा रही है, जमीन को दो हिस्सों में काट दिया है, उसको भूमध्य कह रहे हो, आई मीन इक्वेटर कह रहे हो या विषुवत कहते हो आप लोग। ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों ने इसके पैरेलल बहुत सारी लाइनों को इमेजिन किया है और ये वो पैरेलल लाइनें जो है हमारी, इसके ही पैरेलल सभी के सभी पैरेलल लाइनों को हम लोगों ने नाम दे दिया है लैटिट्यूड नाम दिया है, यानी कि इनको अक्षांश रेखा का नाम दिया है। ध्यान रखना, बच्चा इसमें ही कंफ्यूज होता है। पहला पड़ाव ही कंफ्यूजन का ये है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या अंतर है। तो लैटिट्यूड का मतलब होती है लेटी हुई लाइन, पड़ी हुई लाइन कह सकते हो आप लोग, उसको आप लोग लैटिट्यूड का नाम से जानने वाले हो, ठीक है ना। ये अब आप यहाँ पे देखिएगा, समानांतर रेखा इनको अक्षांश कहते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको लैटिट्यूड कहते हो, ये जो लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल जो बन रही है, इन सब को आप लोग लैटिट्यूड लाइन कह रहे हो। ये सब के सब आपकी लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का मतलब लेटी हुई लाइन। लेकिन इसके ही अपोजिट में मैं पैरेलल, ये तो हो गई हमारी पैरेलल लाइन हो गई। अब मैं लेता हूं इन्हीं को वर्टिकल लेता हूं, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन, बट हम लेते हैं अभी वर्टिकल लाइन को लेते हैं
ऐसे ऐसे ही आप लोग पृथ्वी को, यहां ये हमारी अर्थ होगी और इसको ऐसे भाग में काट दीजिएगा। पृथ्वी थी, भूभाग में आधा आधा किया था। भाई मान लेते हैं कि आपके पास में संतरा हो और संतरे को आपने बिल्कुल बीच में, जैसे मौसम्बी का जूस बनाते हैं, आजकल सीजन चल भी रहा है, तो आपने जैसे उसका जूस बनाते समय क्या करते हो, बिल्कुल बीच में से काटते हो। ऐसे काट रहे हो तो भी तो आधा हो रहा है वो, उसको यूं काटोगे तो भी तो वो आधा ही होने वाला है, उसका आधा भाग इधर आधा भाग इधर, तो भी वो हाफ ही तो होगा आपका। एज इट इज इसके अंदर क्या है सर, हमारे पास में इसको यूं काट दिया हमने, और अब जो ये लाइनें हमने बनाई, अब जो हमने ये लाइनें बनाई है इस तरीके से, इनको हम वर्टिकल लाइन कहने वाले हैं, और जो लंबी लाइनें हैं उनको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहेंगे। क्या बोला हमने, हमने बोला कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल लाइन है, पड़ी हुई लाइन है, लेटी हुई दिखाई देती है, उसको हम लोगों ने लैटिट्यूड कह दिया है। जो लाइनें लंबी है उनको हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड लाइन कह दिया है। लंबी है लॉन्गिट्यूड है, लेटी हुई है तो लैटिट्यूड है। इतना तुम्हें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दीज आर बेसिकली इमेजिनरी लाइन। ऐसा मत सोचना कि पृथ्वी पे वाकई ही ये लाइन प्रैक्टिकली है, नहीं। इससे हमें पढ़ना चाहते थे, हम क्या पढ़ना चाहते थे सर, हमने इन लाइनों की क्यों जरूरत पड़ी, तो अभी के लिए आप एक लाइन में ये समझो कि हम धरती पे कहां पे हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताओ आप कहां के हैं, आपने कहा सर मैं दिल्ली से हूं, आपने कहा सर मैं पंजाब से हूं, आपने कहा सर मैं हरियाणा से हूं, कर्नाटका से हूं, आसाम से हूं। लेकिन ये बात तो आप इंडिया में रहते मुझे बताएंगे तो मैं बिल्कुल समझ जाऊंगा। यही बात मैं आपके साथ में फिनलैंड चला गया, मैं आपके साथ ब्रिटेन चला गया, यूके चला गया, किसी ऐसे कंट्री में चला गया, कोई भी दूसरे देश में गया, वहां पे जाके आपने अपने क्षेत्र का नाम कहा, हो सकता है वो आपको एरिया ना बता पाए, इस जगह की लोकेशन, भैया आपने सिंपल एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लिया, पर्टिकुलरली मान लेते हैं आपने लखनऊ का नाम ले लिया, आपने मान लेते हैं कि अलीगढ़ का नाम ले लिया। अब अलीगढ़ का नाम लिया, लखनऊ का नाम लिया, या आपने मान लेते हैं दिसपुर का नाम ले लिया। अब दिसपुर को नहीं जानते वहां पे, अब आप कैसे बताओगे कि मैं कहां पे हूं। लोकेशन बताने के लिए, जगह बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए आपको जो जरूरत पड़ती है ना, वो जरूरत पड़ती है किसकी, अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ती है, यानी कि लैटिट्यूड लाइन की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना आप लोग, लोकेशन या स्थिति बताने के लिए आपको लैटिट्यूड लाइन की जरूरत पड़ती है। ये भी पॉइंट आपके पास में याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। एक चीज हुई आपकी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है सर, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में कि आपको समय बताना है डियर। समय बताना है मतलब क्या है सर, आपको टाइम बताना है। और अगर टाइम बताने की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो टाइम के लिए मतलब हमें एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन डिसाइड करनी होती है कि ये समय है, यहां से इस जगह से ये समय है, समय बताना है, वो भी स्टैंडर्ड टाइमलाइन बताना है हमारा। तो स्टैंडर्ड टाइमलाइन के लिए हमारे पास में जो चाहिए हमें, वो लाइन हमें बतानी होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन की जरूरत पड़ती है। उसको कहा करते हो लॉन्गिट्यूड, यानी कि उसको लंबवत रेखा के नाम से जानते हो आप लोग। तो एक लाइन में तो अभी इतना ही समझो, बाकी धीरे धीरे अभी मैं और विस्तार से जाने वाला हूं। पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना, सब चीजें अच्छे से कवर हो ही जाएगी। तो हमारी जो पृथ्वी है यानी कि अर्थ है, ये अधिक बड़ा आकार है, बहुत बड़ी है ये वाली, ठीक है ना। जलवायु की विविधता यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्लाइमेट का डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको, क्लाइमेट जो है ना अलग अलग डाइवर्स की आपको मिलेगी। लोकेशन की स्थिति की बात करते हैं तो आपकी पृथ्वी का प्रतिरूप यानी कि ग्लोब है। वैज्ञानिकों ने ग्लोब पे काल्पनिक रेखा खींच दी भी, हमने पृथ्वी को देखने के लिए ये ग्लोब बना लेते हैं, हम लोग ये ग्लोब लेते हैं। स्कूलों में जनरली तुमने देखा होगा प्रिंसिपल ऑफिस के टेबल पे ये यकीनन होता था, मुझे जहां तक याद आ रहा है मेरे स्कूल में, और आपके भी आपने ऐसे ही कहीं पे देखा होगा, प्रिंसिपल ऑफिस के टेबल पे ग्लोब रखा हुआ होता था। और इस ग्लोब को हम मान लेते हैं मोटे मोटे तौर पे कि ये हमारे पृथ्वी का एक रूप है, जिसको हम लोग पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए लेते हैं। इसी पे इमेजिनरी लाइन है दो टाइप की, एक आपकी लैटिट्यूड है, एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है सर। दूसरी बात पे हम लोग जाते हैं कि हमारे पास में इस लैटिट्यूड लाइन के अंदर पहली बात हमें पढ़नी है क्या, पहली बात इसका इंट्रोडक्शन फीचर पढ़ते हैं। दूसरी बात हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन। तीसरा हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस एंड इसका टेम्परेट जोन पढ़ेंगे, टेम्परेचर का जोन हम लोग पढ़ने वाले होंगे। देखते हैं सर क्या है और कैसे है ये। पहले आप लोग जो है ना यूं समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी। अब मैंने आपको एक ना सिंगल बता दिया, लेकिन एक आप यूं समझिएगा, एक 2D 3D व्यू में समझिएगा इसको। जैसे ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर, ये अर्थ आपकी कैसी शेप की है, अर्थ जियोइड शेप की है। जियोइड का मतलब भू आब है, अपना खुद का शेप है, लेकिन हम उसको स्फेरिकल सा मान के पढ़ते हैं। ये जो लाइनें हैं आपकी पूरी पे ही है गोल गोल, मोटे तौर पे तुम समझ गए ना कि आपने एक संतरा लिया, मौसमी ली, उसके चारों तरफ आपने ऐसे गोल 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 बना दी।
तो ये लाइनें ऐसे यहां पे भी है आपकी, सब पैरेलल दिखेगी तुम्हें, ए टू जेड सारी सारी लाइनें पैरेलल पैरेलल दिखेगी आपकी ये। ठीक है सर। अब इसमें इसका इमेजिनरी लाइन में अक्षांश का डेफिनेशन क्या होगा सर? डेफिनेशन है पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से एंगुलर डिस्टेंस, एक आपके बीचों बीच खींची गई लाइन है आपकी, भूमध्य रेखा है आपकी, जिसको कह रहे हो, अभी आपने इसका डायग्राम में देख ही लिया है, ये हमारे पास अर्थ होगी और इसके सेंटर से खींची गई एक लाइन है, एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से जो है ना एक एंगल बनाती हुई लाइन जो है ना हमारे पास में खींची गई है, ये बात ध्यान रख लेना है डियर, आप लोगों को ये बात याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है सर हमारे पास में? अगली बात हमारे पास में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगली बात हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड ना, हाँ जी, तो क्या कह रहे थे सर आपको? हाँ, कि ये जो हमारे पास में अर्थ है, अर्थ के एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस मतलब जनरली ये वर्ड कब यूज करते हैं? ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल या इस तरीके के जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनके अंदर हम लोग यूज किया करते हैं। भाई एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो एस्ट्रोनॉमी है या ज्योमेट्री है या नेविगेशन जैसा फील्ड होता है ना, वहां पे हम यूज करते हैं। मतलब ये दो पॉइंट के बीच का एंगल बनाता है ये। भाई एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, हालांकि 0 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, पर एंगल बनाएगा। लेकिन इसमें ये ध्यान रखते हैं कि फिजिकल डिस्टेंस नहीं होता है ये, बल्कि एंगल की फॉर्म होती है ये। 0 डिग्री का एंगल हो सकता है आपका, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, ऐसे करके एंगल होगा आपका ये वाला। ठीक है, तो ये हम लोग एंगुलर डिस्टेंस को मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट है, जैसे स्टार है या कोई प्लेनेट है, उनके बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये वाला, जिससे हम लोग देखा करते हैं ये। तो मोटे तौर पर आप ये समझो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल हम लोग देख रहे हैं। तो एंगुलर डिस्टेंस पे फिजिकल डिस्टेंस नहीं है। सोचो कहीं, भाई मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे। इसको जर्नली बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा अच्छा एक काम करते हैं सर, ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई लाइन है, मतलब इसका डायमीटर बोल देंगे हम लोग, ये तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लैटिट्यूड लाइन जो भी होगी वो हमेशा एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से एक एंगुलर डिस्टेंस यानी कि कोण बनाती हुई निकलेगी। कोई भी एंगल होगा वो आपका सेंटर से एंगल देखा जाएगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितना डिग्री का एंगल है सर? ये वाला 0 डिग्री का एंगल पे जा रही है, ये 0 डिग्री के एंगल पे लाइन खींची गई है, बस ये याद रखना आप लोग। तो याद रखना फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इसमें नहीं है, ये एंगुलर डिस्टेंस है। एंगल देखा जाएगा सेंटर से, कितना एंगल है, सेंटर से 0 डिग्री का एंगल है। पहली बात को डेफिनेशन में याद कर लेना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से याद रखना है। सेकंड बात आपको क्या याद रखना है सर? अक्षांश रेखा, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से इसको जाना करते हैं हम लोग। मतलब अभी सर ने कहा कि दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पूर्व और पश्चिम से पूर्व खींची जाती है। ए लाइन जॉइनिंग टू इक्वल लैटिट्यूड ड्रॉन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका कोई ये लॉजिक होगा क्या सर हमारा कि भाई हम लोग जैसे मान लेते हैं ये नॉर्थ बोल दिया, ये साउथ बोल दिया, ये ईस्ट बोल दिया, ये वेस्ट बोल दिया, तो क्या हम ईस्ट से वेस्ट खींचे या वेस्ट से ईस्ट? उसका कोई लॉजिक नहीं है। जब है ही इमेजिनरी तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। लाइन ऐसे भी खींच सकते हो आप लोग, इसको ऐसे भी, इसको ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी, ये दोनों ही साइड से चलेगी आपकी, याद रखना आप लोग। तो दोनों ही साइड से दिखाई देगा आपका ये वाला, ईस्ट से वेस्ट भी होगा और वेस्ट से ईस्ट भी होगा, दोनों ही साइड से खींची जाएगी ये लाइनें आपकी, याद रखना आप लोग। और इमेजिनरी लाइन है मतलब पश्चिम से पूर्व को मिलाएगा, पूर्व से पश्चिम को मिलाएगा, दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। यहां पे जो एंगल होगा ना, वहां पे भी वही एंगल होगा, सेम ही एंगल होगा। एक मान लेता हूं मैं कि यहां पे एंगल, एक एग्जांपल से समझाने के लिए कह रहा हूं, ये 1 डिग्री का एंगल है, पश्चिम में 1 डिग्री का एंगल है, तो पूर्व में भी आपका यहाँ पे ये लाइन को जो ज्वाइन करेगा वो 1 डिग्री को ज्वाइन करेगा। बस इसी बात को मैं समझाना चाह रहा था। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, अक्षांशीय रेखा को ये समझते हैं कि ठीक है बीचों बीच है, पृथ्वी का व्यास कोई अक्षांशीय कह देते हैं। नहीं, ये एंगल मैच करवाती हुई लाइन होती है, सेंटर से पहले खींची गई वो एंगल है, इसके फिर पैरेलल चली, दोनों साइड जो मैच करेगी वो एंगल को मैच करेगी। इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग।
इसकी यूनिट भी होती है क्या कोई भाई, कोई इसका कोई यूनिट या इकाई कुछ होता है क्या सर? हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट 4 सेकंड इसका एक यूनिट है। 8 डिग्री 4 मिनट 4 सेकंड इसका यूनिट है आपका। डायरेक्शन इसकी कहां तक है सर? डायरेक्शन इसकी नॉर्थ से लेके साउथ तक है आपकी। ये नॉर्थ है और इसका साउथ है, नॉर्थ से साउथ तक ऐसे चलेगी या साउथ टू नॉर्थ जा सकते हो। ये सारी पैरेलल है एक दूसरे की लाइनें ये वाली आपकी, ठीक है सर जी। मतलब एक लैटिट्यूड लाइन का जो 8 डिग्री 4 मिनट 4 सेकंड का यूनिट है आपका, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट 4 सेकंड का यूज करेंगे हम लोग। इनको आगे जाके थोड़ा और भी देख रहे होंगे हम लोग। इसके बाद में इसकी विशेषताएं, प्रॉपर्टीज क्या है सर? इसकी प्रॉपर्टीज होगी क्षैतिज होगी यानी कि हॉरिजॉन्टल होगी, पैरेलल होगी यानी कि समानांतर होगी, दो रेखाओं के समान दूरी होगी, आपस में बराबर बराबर होगी ये वाली, ठीक है ना। बिटवीन टू लाइंस तकरीबन 111 किलोमीटर होती है ये। और सर्किल की बात करते हैं, भूमध्य रेखा जिसको आप लोग ग्रेट सर्किल कहते हो, यहाँ पे ये जो बन रहा है आपका। दूसरा इसको पूर्ण वृत्त भी कहते हैं, कंप्लीट सर्किल भी कहते हैं। अक्षांश है कितने सर ऐसे? तो टोटल ये 121 टोटल 181 है। कैसे सर? देखो इससे नीचे अगर आओगे आप लोग तो ये है 90, यहां पे भी है 90, 90 और 90 कितने हो गए? 180। एक बीचों बीच लाइन कटी की है तो ये हो गया आपका। तो 90 प्लस में इक्वेटर, दोनों तीनों को मिलाओगे तो टोटल हो गए आपके 181 हो गए। टोटल हो गए 181 अक्षांश हो गए आपके। अक्षांशीय रेखाएं कितनी है आपकी? वो है 179। दो कम कहां से होगी सर? जो ये पोल है ना आपके, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, यहां पे केवल बिंदी है, यहां पे केवल बिंदी है। ध्यान से देखो आप लोग, ये रहा केवल डॉट ही है यहाँ पे। और क्या बचेगा यहाँ पे? कुछ, ठीक है ना। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही रहेगा आपका। फिर से सुनो ध्यान से कि हमारे पास में ये अक्षांश रेखा यानी कि आपके पास में क्या है? लैटिट्यूड लाइन है, पैरेलल टू द सरफेस आपको दिखाई देगी। सबसे पहली बात है ये एंगल मैच करती हुई है। एंगल मैच करती हुई क्यों है? इस डायग्राम से भी तुम समझ रहे होंगे। ये सारी देखो ऐसे गोल गोल सी घूमती दिखाई दे रही है तुम्हें ऐसे। तो अगर तुम तो माइंड में इमेज बनाओ ऐसे ऐसे ऐसी, ये तो हम पढ़ने के लिए हो गया, लेकिन एक्चुअल कैसी है सर? ये एक्चुअल इस तरीके से। तो मतलब ये एंगुलर लाइन है। सबसे पहले हमने एक इक्वेटर लाइन ले ली, मान लेते हैं एग्जांपल से इसको इक्वेटर मान लिया 0 डिग्री पे। ये 0 डिग्री है उधर आपके पश्चिम में भी, वेस्ट में, तो ये ईस्ट में भी आपका 0 डिग्री के साथ ही मिलेगी। ये इक्वेटर से ऊपर आपको कितनी मिलेगी सर? इक्वेटर से ऊपर हमें यहां पे मिलने वाली है टोटल 90 मिलेगी। एक के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बराबर बराबर डिस्टेंस है आपका। 111 किलोमीटर का डिस्टेंस तुम्हें दिखेगा। इधर आपको कितना दिखेगा? कैसे रहेगा? यहां पे भी टोटल 90 आपको मिलने वाली है। दो इसको भी मिला दोगे एक लाइन को तो टोटल 90 प्लस 90 इज इक्वल, प्लस में एक इक्वेटर इज इक्वल टू होगी 181 आपकी, ठीक है ना। अच्छा, अब पोल वाली को आप लोग हटा दीजिएगा और पोल वाली को हटाया तो लाइन कितनी, अक्षांश इतने होते हैं पर लाइनों के रूप में 179 है। ध्रुवों पे सिर्फ बिंदु होते हैं, ध्रुवों पे पोल पे सिर्फ पॉइंट्स होते हैं आपके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज समझ में आ गई है। एक बार मेरे साथ में रिवाइज कर लीजिएगा। डेफिनेशन वाइज आपको लिखना पड़े। देखो मेंस पेपर, कभी किसी कोई सिविल्स वगैरह का पेपर देना चाहता है तो मेंस में लिखने के लिए इस पे ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक आपको हेडिंग बनानी है। उसके बाद में आप अपनी कॉपी पे भी खुद से नोट्स बनाओ। मेरी तो बहुत हद तक आपको हिदायतें हैं कि खुद से नोट्स बनाओ, ज्यादा ठीक है। ये तो मेरे नोट्स है, ये मेरे नोट्स है, ध्यान रखना। ये तो मैंने लिखे हैं, जैसे मेरे को समझ में आया या जिस तरीके से मुझे लिखना हुआ वो मैंने लिखे। मेरे नोट्स के सहारे आप रह सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। खुद से बनाओगे उससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती, उस जैसी रीस तो कभी नहीं हो सकती। अब क्या है सर, हमें हेडिंग बनानी है अक्षांश की। अक्षांश को आप लैटिट्यूड कहा करते हो। पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी, मतलब पृथ्वी के सेंटर से कोई पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस वेस्ट से ईस्ट में मिला रहे, सेम एक एंगल पे मिलाएंगे हम लोग। ये लाइन दो समान अक्षांश को मिलाएगी, एक बराबर एंगल के साथ मैच करेगी। ये वाली जो लाइनें हैं आपके, वो वेस्ट से ईस्ट भी खींची जा सकती है, ईस्ट से वेस्ट भी खींची जा सकती है। यूनिट इनकी होती है 8 डिग्री 4 मिनट 4 सेकंड की इकाई है इनकी। अच्छा, उत्तर से दक्षिण तक होती है डायरेक्शन, देखा जाए नॉर्थ से साउथ आना है आपको, ऊपर से ऐसे डायरेक्शन में जाना है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, पैरेलल होती है, दो लाइनों के बीच में सेम डिस्टेंस होती है, नियर अबाउट 101 मतलब 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। सर्किल में हमें दिखती है। सेंटर पे अगर आप लोग देखोगे तो एक ग्रेट सर्किल सा दिखाई देगा आपको इक्वेटर पे, और बाकी इसको कंप्लीट सर्किल सा दिखाई देता है, पूरा पूरा ऐसे सर्किल जैसे सर्किल लाइन दिखाई देती है। सेंटर पे तो पूरी लाइन होती है ना बड़ी, तो सेंटर पे तो यूं लगता है बड़ा सर्किल है, बाकी ऊपर जाओ तो छोटे छोटे से दिखते हैं, एलिप्टिकल टाइप के अलग से हो जाते हैं।
टोटल लैटिट्यूड है कितने 181 है। अक्षांश उत्तरी में पूछे तो 90, दक्षिणी में पूछे तो भी 90, इक्वेटर पूछे तो एक हो गया, तो टोटल 90 90 180 181 हो गया। लाइनों वाइज बात करते तो 179 है, क्योंकि पोल पे डॉट डॉट बने हुए हैं आपके। बताओ यहां तक कोई समस्या? यहां तक की चीजें समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि एकदम सब कुछ समझ में आ गया। क्रिस्टल क्लियर कंटेंट है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अपनी क्लास को आप लोग एचडी में करके, फुल एचडी में करके, हाई रेजोल्यूशन में करके देखना, सब चीजें साफ नजर आएगी आपको। अक्सर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, एकदम एग्जैक्ट फॉन्ट लिखा हुआ है, सही तरीके से समझने वाली चीज लिखी है, ना ही बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है ये। चलिए सर, अब हम और थोड़ा और आगे जाते हैं और इनका थोड़ा विस्तार में चले जाते हैं। तो दूरी तो समान है, परंतु लंबाई पे एक कंफ्यूजन आ जाएगा अब इनका हमारा। लंबाई पे क्या है सर? दूरी तो समान है परंतु लंबाई असमान है। द डिस्टेंस इज द सेम बट द लेंथ इज अनइक्वल। लेंथ अनइक्वल हो जाएगी आपकी। क्यों सर जी? वो आप अपने आप अभी समझ ही गए होंगे। वैसे तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक की लंबाई में कमी हो जाएगी, क्योंकि ये बात जब मैंने बोली है तो मेरे ख्याल से इसी बात पे आप समझ गए होंगे कि जब इक्वेटर पे थे तो एक ग्रेट सर्किल बना रहा है, बाकी पे एक वृत्त तो बन ही रहा है पूरा पूरा। यहां पे देखोगे तो पूरा आप लोगों को ये कंप्लीट सर्कल सा दिख रहा है। ऊपर जाते 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 लंबाई छोटी 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 होती जा रही है, नीचे आते 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 लंबाई छोटी 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 होती जा रही है। समझे ना इस बात को आप लोग? तो इसी करके ये लाइन बोली है। तो दूरी तो समान है परंतु लंबाई असमान है। द डिस्टेंस इज द सेम बट द लेंथ इज अनइक्वल। लेंथ अनइक्वल है इसकी आपकी। तो डिक्रीज इन द लेंथ फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, धीरे धीरे इनकी लेंथ डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है? इसमें ऑप्शन देता है वो, पोल टू इक्वेटर होती है या इक्वेटर टू पोल होती है। तो दिमाग लगाना आपका, इसके डिस्टेंस कहां से कम हो रही है आपकी? इक्वेटर पे तो ठीक है, इक्वेटर पे तो ज्यादा है। धीरे धीरे पोल की तरफ जाओगे, चाहे आप साउथ की तरफ जाओ चाहे नॉर्थ की तरफ जाओ, तभी दोनों साइड डिक्रीज होएगी ये। सबसे लंबी अक्षांश कौन सी होगी फिर सर? 0 डिग्री वाली होगी, इक्वेटर की होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी सर? फिर 0 डिग्री, वो भी आपका मतलब वो 0 डिग्री पे है, ये 0 किलोमीटर पे है। और ये कितनी है सर आपकी? 0 किलोमीटर पे सबसे छोटी पोल पे होएगी। उसकी लंबाई कितनी है सर जी? 40096 किलोमीटर में लंबाई है। 40096 किलोमीटर में लंबाई है। सबसे लंबा अक्षांश इक्वेटर का है, 40096 किलोमीटर की लंबाई वाला। सबसे छोटा अक्षांश पूछा जाए तो 0 ही किलोमीटर का है, कोई दूरी है ही नहीं, क्योंकि बिंदी लगी हुई है, बस छोटा सा एक डॉट लगा हुआ है आपका, डॉट ही है बस, सिंपल आपका ये। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अभी इसको समझते हैं और आगे जाएंगे। आगे की बात करते हैं हमारे पास में तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइनें कौन कौन सी है। अभी हमें बेसिक समझाया है आपको कि एक्चुअली अक्षांश होता क्या है, लैटिट्यूड क्या होता है, कितनी लाइनें हैं, कैसी होती है, बेसिक बताया अभी तक मैंने। अब मैं आपको लाइनों के बारे में बताने वाला हूं कि लाइनें कौन कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट लाइनें कौन कौन सी है हमारे पास में। देखो, हम लोग रेफरेंस तो लेंगे इस इक्वेटर का, 0 डिग्री का, विषुवत रेखा का। इससे हम लोग क्या करेंगे, 66.5 डिग्री जाने वाले हैं आर्कटिक सर्कल में, 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे और साउथ में जाएंगे। ऊपर वाले में होगा आर्कटिक, नीचे वाले अंटार्कटिक, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद में उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे, पोल होगा 90 डिग्री पे, दक्षिणी ध्रुव पे भी पोल होगा 90 डिग्री पे। फिर हम जाएंगे कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और दक्षिण में आएंगे 23.5 डिग्री पे, साउथ पे आएगा आपका। तो दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच का वायु दाब, हाई एयर प्रेशर बिटवीन 30 टू 35 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर, इसको आप लोग हॉर्स लैटिट्यूड कहते हो। इसको समझते हैं, आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये डायग्राम आपको जो दिखाया था इसी को देखते हैं हम लोग। ये लाइन होगी आपकी इक्वेटर होगी, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ठीक है सर जी, हो गया। अब मैं चला जाता हूं, यहां से ऊपर जा रहा हूं, और ये एक कोई लाइन है आपकी, इस लाइन को अब देखो सर, ये ऐसी सी झोल खाती हुई क्यों है? झोल खाती हुई इसलिए है क्योंकि ऊपर जा रहे हो, धीरे धीरे लंबाई कम हो रही है ना आपकी। अभी देखा था, हम पढ़ने के लिए ऐसे बना देते हैं सीधी सीधी, एक्चुअल ऐसी नहीं होती है। इस लाइन को 23.5 डिग्री पे, ये बात मैं पिछली क्लास में भी बताया था आपको, 23.5 डिग्री के ऊपर ये जो लाइन है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा करते हो आप लोग, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हो। इसी से थोड़ा और ऊपर जाता हूं तो 66.5 डिग्री तक जो है ना, 66.5 डिग्री पे ये जो लाइन है, इसको इस लाइन के बीच में ये जो अक्षांश है, इस अक्षांश से और कैंसर के बीच में जो है ना, वो है आर्कटिक सर्किल है आपका, जिसको कहते हो शीतोष्ण कटिबंध। ठंडा मौसम है, बर्फीला जोन है पूरा का पूरा आपका, ये आर्कटिक सर्किल है।
यही एक एमसीक्यू बनता है। आर्कटिक सर्किल कहां पे है? पहला आंसर रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दूसरी बात, आर्कटिक सर्किल का अक्षांश का क्या है सर? आपका 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में आर्कटिक सर्किल का अक्षांश है आपका, ठीक है ना। एज इट इज मैं साउथ में आ रहा हूं, यहां पे साउथ में आ रहा हूं तो 23.5 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना। ये 23.5 डिग्री का है आपका, ठीक है ना। 23.5 डिग्री का होगा, ये 23.5 डिग्री का होगा। 23.5 डिग्री का साउथ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि इसको हिंदी में कहा करते हो आप लोग मकर रेखा कहते हो, इसको हिंदी में कहा करते हो आप लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हो, इसको हिंदी में कहा करते हो आप लोग कर्क रेखा। सूरज जब लंबवत कर्क राशि में था और यहां पे चमक रहा था ना, तो इस करके इसका नाम हो गया था कर्क रेखा हो गया था। सूरज जब लंबवत यहां पे मकर राशि में था और यहां चमक रहा था, तो इस करके इसका नाम मकर रेखा हो गया था, ठीक है। और इसी जगह पे आपका 66.5 डिग्री, यहां पे आपका जैसे ही 66.5 डिग्री साउथ में आते हो आप लोग, उस जोन तक इसको अंटार्कटिक सर्किल कहा करते हो आप लोग। ये वाला जोन कहलाता है अंटार्कटिक सर्किल कहलाता है। ये वाला आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है। यही चीज हम लोगों ने अभी देखी है। यहाँ पे अगर 66.5 डिग्री आप लोग नॉर्थ में जाते हो, नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हो आप लोग, एनएल मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड, एसएल मतलब साउथ लैटिट्यूड, ठीक है ना। तो ये साउथ लैटिट्यूड में आते हो तो 66.5 डिग्री का अंटार्कटिक सर्कल है आपका। एक बार फिर से रिवाइज करो, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं पर मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। एक बार समझ लिया जीवन में कभी नहीं भूलोगे, पक्की बात है ये। देखो मैंने इसको स्कूल लेवल में पढ़ा था, एक ही बार पढ़ा था और उसके बाद में टचवुड मैंने इसको कभी नहीं पढ़ा दोबारा, क्योंकि मुझे पहली बार में ही समझ में आ गया था ये। बस ऐसे एक बार में समझ में आ जाए ना, कभी रिस्क नहीं पड़ेगी, इनकी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ये आपका सर्किल है, इसके बीचों बीच ये लाइन हमारे पास में इक्वेटर है, ठीक है ना। ये 0 डिग्री पे है। यहां पे मैं गया हूं, इस जगह पे एक लाइन बनाई मैंने, ये 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे है। इसको कहा है हमने क्या? इसका नाम है हमारे पास में लाइन ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं थोड़ा और गया और कहा कितना गया सर? 66.5 डिग्री पे गया हूं मैं। नॉर्थ लैटिट्यूड है ये, नॉर्थ लैटिट्यूड है ये वाला। इसके बीच की जो लाइन है, इसके बीच का जो ये एरिया है, इसी एरिया को हमने नाम दिया है क्या? इसी एरिया को नाम दिया है आर्कटिक सर्किल दिया है, आर्कटिक वर्त कहा है इसको। शीतोष्ण कटिबंधीय भी कहेंगे इसको हम लोग, अभी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं साउथ की साइड जाता हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ की साइड गया। साउथ में मैं गया तो एक लाइन यहां पे मेरे पास में है और इस लाइन का नाम क्या है मेरा? इस लाइन का नाम है मकर रेखा है, ठीक है ना। मकर रेखा है ये वाली, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कितने डिग्री पे सर? ये भी 23.5 डिग्री पे ही है आपका, याद रखना। इस लाइन को आप लोगों ने मकर रेखा कह दिया। ऐसे ही मैं थोड़ा और नीचे गया हूं और ये 66.5 डिग्री का है आपका साउथ लैटिट्यूड, और इसी का ही नाम है ये अंटार्कटिक सर्किल। इसी को अंटार्कटिक सर्किल का हो गए। तो 23 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक है, ऊपर पे आर्कटिक है। आर्कटिक अंटार्कटिक बोथ आर होमोफोन वर्ड एंड ऑल्सो मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। होमोफोन जरूर है, एक जैसी आवाज जरूर आ रही है, पर दोनों में अंतर है। नॉर्थ में आर्कटिक है, साउथ में अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक है, थोड़ा सा लंबा नाम है, साउथ में थोड़ा लंबा सा नाम है। साउथ में देखो तुम, लोगों के भी नाम बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना। ऐसे है मतलब पुड्डू चन्ना स्वामी, ऐसे करके लंबे लंबे नाम होते हैं, लोगों के भी लंबे लंबे नाम होते हैं ना। ऐसे करके आप लोग जो ना, जैसे PS श्रीधरन पिल्लई केरला के CM का नाम है, ऐसे लंबे लंबे नाम है, उन्होंने भी शॉर्ट बना दिया, PS तो शॉर्ट कर दिया, PS श्रीधरन पिल्लई, है ना। पुरसेल्ला वेंकट, PV सिंधु आप पढ़ते हो, लंबे लंबे नाम है ना साउथ वालों के। तो देखो इसमें अंटार्कटिक थोड़ा लंबा नाम है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में आए यार ये आर्कटिक अंटार्कटिक क्या करें, एक याद कर लो, साउथ वाला जो होगा ना थोड़ा सा लेंदी होगा इन कंपैरिजन टू नॉर्थ वाले के नाम के, वो आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है आपका। 66.5 बराबर है, नॉर्थ साउथ आपका बराबर है, ठीक है सर। ये लाइनें तुम समझ गए हो। अब इसमें ये तो चारों बात समझा दी है मैंने आपके, मतलब 2 2 4 2 6 बातें समझा दी आपको मैंने यहाँ पे। अब बात करते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, ये क्या है सर? दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच का उच्च वायु दाब रहता है आपका। मतलब यहाँ पे एयर प्रेशर जो है ना वो थोड़ा सा हाई होता है, हाई एयर प्रेशर होता है, उसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा करते हैं। मान लेते हैं कि 30 से 35 का जोन बनाएंगे, चलो आपको हॉर्स लैटिट्यूड बाद में बता देंगे, अब वायु दाब पेटियां पढ़ाएंगे आपको आगे जाके, एयर प्रेशर जोन पढ़ाएंगे, वायु दाब पेटियां उसके अंदर और आ जाएगा ये। अभी के लिए फैक्ट याद कर लो, चल जाएगा।
कि एयर प्रेशर जोन किसको कहते हैं हम लोग, तो 30 से 35 डिग्री का लैटिट्यूड रहता है। अभी मोटे मोटे तौर पे मान लेते हैं कि एक हमारे पास में ये 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच का ये जोन हो गया। ऐसे ही मान लेते हैं ये 30 और 35 के बीच का जोन हो गया, ये वाला, ये 30-35 के जोन बना लिए हम लोगों ने, राइट। ये 30 और 35 के जोन बना लिए, एग्जाम्पल से समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये 30-35 का हो गया, ऐसे बीच में मान लो ये 30-35 के बीच का हो गया, 30 और 35 का बीच में। यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, इस करके इनको हॉर्स लैटिट्यूड का नाम देते हैं। अश्व जो अक्षांश, एक फैक्ट्स बनेगा कि इसमें से अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। ऑप्शन आपको कैसे देगा, वो ऑप्शन दे देगा आपको, मतलब 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री का जो है आपका नॉर्थ लैटिट्यूड है, ऐसे कह देगा। या आपको कह देगा 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है, ऐसे कह देगा 30 डिग्री से 35 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड है। एक ऑप्शन दे देगा आपको बोथ बी एंड सी, तो आप ये दोनों लगा देना, नॉर्थ और साउथ दोनों के अंदर ही आता है ये वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी हो गया, ठीक है सर। इस बात को हमने समझ लिया है या इंपॉर्टेंट हो गई है। थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब आपके पास में ये वाला जो प्रॉपर जो है ना, वो एक डायग्राम बना हुआ है, और ये देख लीजिएगा हॉर्स लैटिट्यूड का डायग्राम। यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे भी ये रहा आपका हॉर्स लैटिट्यूड रहा आपका, ठीक है ना। ये आपका इक्वेटोरियल प्रेशर जो होता है ना, यहाँ पे ये इक्वेटर है आपका, यहाँ पे ये यहाँ पे आपके पास में क्या रहेगा, ये हॉर्स लैटिट्यूड है, यहाँ पे भी हॉर्स लैटिट्यूड है, ठीक है। और तो बाकी हवाओं को हम बाद में पढ़ेंगे, हाई प्रेशर से कैसे लो जोन तक जाती है, वो हवाओं की बाद में बात कर रहे होंगे। हॉर्स लैटिट्यूड आप लोग समझ गए हो यहाँ पे। अब हम लोग दूसरी लाइन पे जाते हैं, ठीक है ना। आप लैटिट्यूड तो समझ गए होंगे, अब आप जाते हो इक्वेटर लाइन पे जाने की कोशिश करते हैं। इक्वेटर क्या है, यानी कि भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा, ये क्या है, आइए इसको थोड़ा और समझते हैं हम लोग। अब सर ये जो लाइन है आपकी, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, पहली तो बात यही है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश पे आता है ये वाला। दूसरी बात है कि एकमात्र अक्षांश है जो महान वृत्त बनाता है, द ओनली लैटिट्यूड दैट इज अ ग्रेट सर्किल, क्योंकि पूरा बड़ा है बीच में तो कंप्लीट सर्किल तैयार करेगा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, लगभग एक उत्तरी गोलार्ध बनता है, एक दक्षिणी गोलार्ध बनता है, मतलब एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर बनता है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। लंबाई कितनी है सर, अभी अभी बताई थी मैंने, 40096 किलोमीटर, 40096 किलोमीटर लंबाई है। इसमें क्या है सर, इसमें 3 महाद्वीप है आपके, 3 जलराशि है, 13 देश आते हैं इस पे, 3 कॉन्टिनेंट आते हैं इस पे, 3 वाटर बॉडीज आती है और 13 कॉन्टिनेंट आते हैं। कौन से आएंगे वो आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात विषुव, यानी कि इसको इक्विनॉक्स कहा करते हो आप लोग। इक्विनॉक्स लाइन मैंने आपको इससे पिछले, पता नहीं इससे पिछले 2-3 क्लास में आपको बताई थी ना इक्विनॉक्स लाइन, जब मैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पढ़ा रहा था उस टाइम पे बताई थी मैंने, इक्विनॉक्स का वर्ड यूज किया था। वर्ष में सूर्य 2 बार यहाँ पे आता है, एक आता है 21 मार्च को, एक आता है 23 सितंबर को। सन इज वर्टिकल ट्वाइस अ ईयर, इसलिए साल में इन तारीखों को हमें भारत में क्या देखने को मिलता है, दिन और रात बराबर देखने को मिलती है। 21 मार्च का टाइम देखो तो ऑलमोस्ट आपको दिन रात बराबर से देखने को मिलेगी। अब धीरे धीरे एक मान लेते हैं 21 मार्च के बाद में जून आएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मतलब गर्मी बढ़ने लग जाएगी। जून के बाद में वापस 23 सितंबर आएगा तो ठीक ठाक टेम्परेचर हो जाएगा, फिर नीचे जाएगी और लाइन, तो मतलब क्या हो जाएगा कि ठंडी आएगी दिसंबर तक आते आते, है ना। तो ऐसा रहता है आपका। सर्वाधिक औसत तापमान, हाईएस्ट मीन टेम्परेचर जो है ना, सर्वाधिक औसत वाष्पीकरण, यहाँ पे एक तो टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। सूरज जब साल में 2 बार आएगा, आप सोच के देखो हमारे पास में साल में सूरज 1 बार आता है तो हालत हमारी कैसी बन जाती है, हाय तौबा जैसी हालत होती है कि हाय गर्मी। सूरज साल में 1 बार आता है हमारे पास, मतलब भारत के बीचों बीच लाइन गुजरती है। आगे जाके इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा ये, तो हमारी हालत बड़ी खराब रहती है। यहाँ पे तो सोच के देखो साल में सूरज आता ही 2 बार है, 2 बार आता है तो गर्मी गजब की मिलेगी, हाईएस्ट मीन टेम्परेचर। औसत वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा क्योंकि हाईएस्ट वेपोराइजेशन भी होगा आपका एवरेज, क्योंकि पानी को सूरज जब आएगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। जैसे आप अभी गर्मियों में बाहर निकल जाओ रोड के ऊपर तो आपको डिहाइड्रेशन जैसा फील होने लग जाएगा, होठ आपके सूखे सूखे हो जाएंगे, होठ फटने लग जाएंगे, पानी की शरीर में कमी हो जाती है। गर्मियों में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, आपको मम्मी कहती होगी कि बेटा नींबू पानी पी के घर से बाहर निकलना क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी पड़ जाएगी शरीर में। तो ऐसे पानी की कमी तो यहाँ तो बहुत ही पड़ती होगी क्योंकि हाईएस्ट एवरेज इवेपोराइजेशन होता है। सर्वाधिक औसत बारिश, अच्छा गर्मियों के दौरान आपने देखा होगा बारिश भी बहुत ज्यादा होती है,
बारिश भी यहाँ पे ज्यादा मिलेगी, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल भी मिलेगा, सबसे ज्यादा जैव विविधता। अच्छा, आपने देखा होगा जहां पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत है। केरल का एग्जांपल ले लो आप लोग, केरल में, और एक आप लद्दाख का एग्जांपल लो। अब लद्दाख में आपको उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी मतलब फ्लोरा फोना, खास किस्म के पौधे, खास किस्म के जीव जंतु। बारिश ज्यादा होती है तो आपने देखा होगा ना सावन के महीने में कितना हरा भरा घास हो जाता है, कितने नए नए प्रकार के जीव जंतु निकल के आते हैं, मच्छर होते हैं, कीट पतंगे निकल के आते हैं, उमस भरा सा मौसम होता है। वो सारा जोन सारा साल ही बना रहता है यहाँ पे तो। अच्छा, इस पे सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑल्सो, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। मिनिमम है, ध्यान रखना, न्यूनतम कोरियोलिस बल होता है, मिनिमम आपका यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स होता है, के साथ साथ मैक्सिमम रोटेशन स्पीड भी। रोटेशन स्पीड मैंने हालांकि आपको पहले बता दी है एक क्लास के अंदर कि हाँ, रोटेशन स्पीड जो है ना यहाँ पे आपके पास में थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर देना है डियर। और अगली बात हमारे पास में आती है काल्पनिक शून्य द्वीप, गिन्नी की खाड़ी है यहाँ पे, गल्फ ऑफ गिनिया है, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में गिनिया कहते हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर, अफ्रीका है। 0 डिग्री के अक्षांश पर देशांतर का मिलन होता है, मतलब 0 डिग्री से 0 डिग्री नॉर्थ से साउथ तक मिलते हैं ना, तो दोनों 0 0 पे मिलेंगे आपके। अफ्रीका की कांगो नदी है, 2 बार इस लाइन को काटती है आपकी अफ्रीका की। रिवर पढ़ाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, मतलब वर्ल्ड रिवर पढ़ाएंगे, उसके अंदर आएगा ये वाला कोंगो रिवर कट जो है ना, 2 बार इसको काटती है, ये ध्यान रख लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर। तो पहला पॉइंट क्या है सर आपके पास में कि 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, एक बात। दूसरी बात है कि एकमात्र ऐसी लाइन है जो कि पृथ्वी पे कंप्लीट ग्रेट सर्किल बनाती है आपकी, क्योंकि सबसे बड़ा इक्वेटर यही है। इतना बड़ा है कि पृथ्वी के 2 भागों में बांट देगा। लंबाई 40096 किलोमीटर लंबाई है। 3 महाद्वीप इस पे आते हैं, 3 कॉन्टिनेंट आते हैं, 3 वाटर बॉडीज आती है, 13 इस पे देश आते हैं। सूरज इस पे 2 बार आता है, एक आता है 21 मार्च को, एक आता है 23 सितंबर को। इसी वजह से हाईएस्ट मीन टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पे, हाईएस्ट एवरेज इवेपोराइजेशन होता है, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, मिनिमम ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा, मिनिमम ही कोरियोलिस फोर्स है ये मिलेगा। ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है सर आपका, कोई भी रोटेटिंग बॉडी होती है ना उसके ऊपर लगने वाला इफेक्ट होता है ये वाला। अर्थ जैसे मतलब रोटेट करिए, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी ये, तो उस टाइम पे जो है ना ये फोर्स जो है ना आपका रोटेटिंग टाइप का फोर्स होता है, कोई घूमती हुई वस्तु पर लगने वाला फोर्स होता है, इमेजिनरी फोर्स टाइप का होता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है आपका, तो रोटेटिंग फ्रेम का फोर्स होता है ये वाला। इसकी वजह से जो है ना आपके साइक्लोन आते हैं, ओशन करंट आते हैं, विंड के पैटर्न बनते हैं, इसमें सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल भी आ जाता है, जैसे कोई चीज गोल गोल घूमेंगी आगे ये। तो अर्थ का शेप ऐसे क्यों बना, तो सेंट्रीपिटल, देखो एक तो होता है पिटल जो अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ लगता है। तो कोई चीज ऐसे गोल गोल घूमेगी ना, तो कोई चीज ऐसे गोल गोल घूमती तो चीज बाहर की तरफ फोर्स लगता है। जैसे तुमने देखा होगा कपड़े धोए जाते हैं वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं ना हम लोग, वो कपड़े जो है ना आपकी उस वॉशिंग मशीन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बाहर बाहर लगते रहते हैं, वॉशिंग मशीन की दीवारों पे लगते रहते हैं। हालांकि वॉशिंग मशीन में कपड़ों के धोने के बाद में लाइफ में थोड़ा फर्क पड़ता है, लाइफ स्पैन में थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है ना, पर खैर अलग चीज है वो। तो मुद्दा ये है कि हमारे पास में जैसे उसकी सरफेस पे टकराएगा, सरफेस पे टकरा टकरा के और बार बार ऐसे घिसा जाएगा, रगड़ा जाएगा, पीटा जाएगा, उस तरीके से कपड़ा धुला जाएगा। ऐसे ही हमारी अर्थ है, बीच में से पेटूसी क्यों है, बीच में से उसका पेट क्यों निकला हुआ है, मतलब संतरा ले लीजिएगा आप लोग, ऑरेंज है, उसके बाहर बाहर क्यों, क्योंकि जब घूमती है कोई चीज तो थोड़ा फोर्स लगता है बाहर की तरफ। तो कोई ऐसे मूवमेंट ऑब्जेक्ट, कोई रोटेटिंग फोर्स होते तब लगने वाला फोर्स जो होता है इसको बोला करते हैं कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना करते हैं। ये वाला यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन का फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स। ग्रेविटी आपको पता ही है, खिंचाव वाला फोर्स। मिनिमम रोटेशनल स्पीड होती है, सॉरी मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड होती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे गिन्नी की खाड़ी आपको मिलेगी, नल आइलैंड जिसको बोलते हैं, गिन्नी की खाड़ी। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को 0 डिग्री से 0 डिग्री मिलाने वाली लाइन मिलेगी। कांगो एक रिवर है जो इस लाइन को 2 बार काटती है अफ्रीका के अंदर, कांगो रिवर है अफ्रीका की। चलिए सर, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से देख लेते हैं कि ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया ऊपर, तो 23.5 डिग्री पे यहाँ पे आप देखो, ये 23.5 डिग्री पे आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसके बीचों बीच ये जो लाइन है ना अडियर आपकी, इस लाइन को कहते हो आप इक्वेटर कहते हो, इक्वेटर। लेक ऑफ विक्टोरिया भी इसी के ऊपर पड़ती है। अफ्रीका के अंदर थोड़ा सा आप लोगों का कलर डार्क क्यों दिखाई देता है, उसी टेम्परेट जोन की वजह से दिखाई देता है, गर्मी बहुत पड़ती है। अभी मैंने कांगो रिवर का नाम लिया, ये
ये देखो मैप पे कोंगो रिवर एक बार यहाँ काटेगी, दूसरी बार फिर यहाँ आके ये फिर काटेगी, ऐसे 2 बार लाइन काटेगी ये वाले, ठीक है ना, इक्वेटर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। यहाँ पे आप लोगों को एक अटलांटिक ओशन भी देखने को मिलेगा। ये लाइन है आपकी बीचों बीच ऐसे जा रही है, ये वाली आपकी लाइन ऐसे ऐसे बीचों बीच जा रही है आपकी ये। तो ये विक्टोरियन हो गया है, अल्बर्ट हो गया है आपका, ठीक है, रिफ्ट वैली के आसपास का जोन हो गया है, ठीक है। तो नल आइलैंड इज ए इमेजिनरी आइलैंड लोकेटेड ऑन 0 डिग्री एंड हेंस नल, नल का मतलब 0 डिग्री पे है ये। साउथ अटलांटिक ओशन दिस इज द पॉइंट वेयर इज द इक्वेटर मीट द प्राइम मेडिटेरियन। तो प्राइम मेडिटेरियन के साथ में मिलेगा ये आपका। आप उसको अभी के लिए छोड़िएगा, आप इतना समझ के चलिएगा कि इक्वेटर पे जो है ना आपका है, उसको नल बोल दिया हमने, नल आइलैंड मतलब उसके ऊपर है बिल्कुल आपका। और ये एक्चुअली यहाँ पे मेडिटेरियन से कट भी करता है, इस जगह पे आता है ये आपका, यहाँ पे आता है ये वाला जोन, ठीक है ना, ये आइलैंड वाला ये जोन है आपका, ठीक है। चलो अगला आती है बात हमारे पास में, यहाँ पे 13 देश आते हैं इसके ऊपर और 3 महाद्वीप और 3 आपके जल राशि। कौन कौन सी है सर? 13 पहले 3 महाद्वीप, 3 कॉन्टिनेंट कौन से सर? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, 3 देश आते हैं इसके अंदर। 3 मतलब इसके अंदर महाद्वीप आते हैं आपके, ठीक है ना। एक कौन सा आ गया हमारे पास में? एक हमारे पास में एशिया वाला जोन आ गया, ये वाला जोन आपके पास में आ गया यहाँ पे। एक ये बीच का जोन अफ्रीका वाला आ गया, एक उधर आपका अमेरिकी जोन आ गया है यहाँ पे। 3 आपके जल राशियां आ गई, ठीक है ना। कौन कौन सी आई सर आपकी? एक तो प्रशांत महासागर आएगा, एक अटलांटिक आएगा, एक हिंद महासागर आएगा आपका। ये नीचे वाला सारा हिंद महासागर ही है, अटलांटिक और पैसिफिक आ गया आपका। 3 वाटर जोन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है और इंडियन ओशन आएंगे। 13 देश कौन कौन से हैं सर? एक तो कोलंबिया आएगा, कोलंबिया के साथ में आपका इक्वाडोर आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद में ब्राजील आएगा, उसके बाद में जो है ना आपके पास में आएगा साओ टोम प्रिंसिप, साओ टोम प्रिंसिप ये रहा आपका। इसके बाद में रिपब्लिक ऑफ कोंगो आएगा, रिपब्लिक ऑफ कोंगो ये रहा। गेबोन वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा न्यूज में रहता है ये हर बार, ठीक है ना। गेबोन आएगा इसके ऊपर। इसके अलावा डेमोक्रेटिक कोंगो को युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, ये सारे देश है इसके ऊपर आपके। तो केन्या है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरीबाती है, सोमालिया है, युगांडा है, सोमालिया जो भ्रष्ट देशों की कैटेगरी में आता है आपका। तो 13 देश, 3 इस पे वाटर बॉडीज और 3 इस पे कॉन्टिनेंट आते हैं। ये याद करने हैं क्या सर? ऑफ कोर्स याद करने हैं भाई, बहुत ज्यादा जरूरी सवाल बनते हैं इस पे। मैच द फॉलोइंग करके ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जाम में 3 से 4 बार देखे हुए हैं। मैच करो इनमें से कौन कौन से कंट्री जो है वो इक्वेटर के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो इक्वेटर के ऊपर दिखने वाले टोटल 13 कंट्री है। एक है कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक कोंगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। देख रहे हो सारे के सारे मैप वाइज भी आपको दिखा दिए। किरीबाती आपको यहां से याद रखना है एकदम बिल्कुल। आपको ईस्ट में वेस्ट की तरफ जाते हो तो एकदम आप लोगों को दिखेगा इक्वाडोर मिलेगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इसके क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। गेबान के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपके। केन्या का क्वेश्चन आ सकता है, सोमालिया का क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके बेसिकली सोमालिया जो है भ्रष्ट कंट्री में आता है। तो कहीं किसी चीज में हो, चाहे नाम पॉजिटिव में ऊंचा हो, नेगेटिव में ऊंचा हो, नाम तो नाम ही है। इंडोनेशिया का नाम हो सकता है, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो हो सकता है, साओ टोम एंड प्रिंसिप हो सकता है, रिपब्लिक ऑफ द कोंगो है, युगांडा है। 3 कौन सी वाटर बॉडीज है? पैसिफिक ओशन है आपका, अंटार्कटिक ओशन है और इंडियन ओशन है। 3 कौन से आपके कॉन्टिनेंट कौन से? ये तो वाटर बॉडीज वाले हैं। कॉन्टिनेंट में आता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। मेरे साथ साथ इनको 2-3 बार बोलोगे, उम्मीद करता हूं याद हो जाएंगे। कितने देश आते हैं? 13 देश आते हैं। 13 देश में से कुछ खास तो याद कर ही सकते हो आप मेरे साथ में। आप गेबोन याद कर लो, आप इक्वाडोर याद कर लो, आप इंडोनेशिया याद कर लो, किरीबाती याद कर लो आप लोग, आप गेबोन वेरी इंपॉर्टेंट करके याद करो, कोंगो ऑफ रिपब्लिक है वो याद कर लो, मालदीव याद कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। ब्राजील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आप लोग सोमालिया हाँ याद करना है, केन्या याद करना है आपको। तो ये मेरे साथ साथ आप कुछ देश ऐसे रैंडमली याद कर सकते हो अभी के लिए। एक बार फिर बोलते हैं। एक तो आप लोग बिल्कुल ईस्ट साइड वेस्ट साइड बात याद करोगे, इक्वाडोर, कोलंबिया, वो 2 याद कर लोगे। केन्या याद कर लोगे आप लोग। केन्या के साथ साथ जो है ना आप लोग एक याद कर लोगे, किरीबाती याद कर लोगे, बिल्कुल ईस्ट जोन साइड याद करो। इंडोनेशिया याद कर लोगे, ब्राजील याद कर लोगे आप लोग। एक आप लोग गेबोन याद कर लोगे। के साथ साथ युगांडा है, सोमालिया है, भ्रष्ट देशों में आ जाएगा। डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कोंगो याद कर लोगे। एक आप प्रिंसिप याद कर लोगे, बस हो जाएंगे। और तो क्या चाहिए? ऐसा करके 2-3 बार बोलोगे, याद हो जाएगा आपको।
देश को, तीन कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं आपको, एक आपको याद रखना है साउथ अमेरिका, अमेरिका नहीं ध्यान रखना, साउथ अमेरिका याद रखना है आपको, एक आपको अफ्रीका याद रखना है, एक एशिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। कौन कौन से वाटर बॉडीज है सर यहाँ पे, वाटर बॉडीज में आपको पैसिफिक ओशन याद रखना है, अटलांटिक ओशन याद रखना है और इंडियन ओशन याद रखना है। तो पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है। चलिए सर जी, अब बात करते हैं यहाँ पे गर्मी सर्दी की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पृथ्वी को घुमाते हैं हम लोग, सूरज के आजू बाजू घुमाते हैं। हालांकि ये बात मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं, एक बार के लिए फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, तो ठीक रहेगा। मैंने आप लोगों को ये बात तो बताई थी पृथ्वी का मोशन जब पढ़ाया था, इससे पिछली क्लास थी अर्थ मोशन थे आपके, पृथ्वी की गतियां थी, और उसमें मैंने ये कहा था कि पृथ्वी अपनी जगह पे जब घूम रही है इसका मतलब है दिन और रात बदल रहे हैं। लेकिन जब पृथ्वी सूरज के बाहर रिवॉल्व कर रही है तो उस समय क्या हो रहा है सर, उस समय रिवॉल्व करने का मतलब ये आता है, रिवॉल्व करने का मतलब वो सीजन चेंज कर रही है आपके, ठीक है ना। उस टाइम पे वो सीजनल चेंज हो रहे हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। सीजन चेंज हो रहे हैं मतलब क्या सर, सीजन में एक गर्मी का सीजन आएगा जब सूरज बिल्कुल उसके ऊपर पड़ेगा। 21 जून की कंडीशन हमारे भारत के पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूं मैं, तो यहाँ पे 21 जून को जो है ना वो आएगी आपकी गर्मी का मौसम आएगा। 22 दिसंबर को सर्दी का आ जाएगा। हमने इसको पढ़ा था समर सोलेस्टिक के नाम से, इसको हमने पहले पढ़ा था विंटर सोलेस्टिक के नाम से। ये वाले क्या थे, ये मैंने कहा था इक्विनॉक्स पॉइंट होंगे जब 90 डिग्री दोनों पे बन रहा है। इक्विनॉक्स बनेंगे 21 मार्च को बनेगा और 23 सितंबर को बनेगा। मतलब क्या है सर इसका मतलब, आपका इसका यूं बनेगा, आप लोग जो है ना इस डायग्राम से समझने की कोशिश कर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक सेकंड, इस डायग्राम से समझ लो, चाहे आप इससे समझेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। यहां पे हम लोगों ने बना दिया, ये एक लाइन है, इक्वेटर लाइन मान लेते हैं इसको हम लोग, ये इक्वेटर लाइन है। यहां पे सूरज आ रहा है 21 मार्च को आ रहा है और 23 सितंबर को आ रहा है, राइट। हमारा भारत मान के चल लेते हैं कि ये रहा हमारा भारत, ठीक है। यहां पे सूरज आ रहा है 21 जून को आ रहा है। यहां पे मान लेते हैं ये वाली लाइन हम लोग, ये वाला मान लेते हैं, चलो ठीक है ना, तो ये मानेंगे बराबर बराबर ठीक रहेगा। ये है आपका यहां पे आता है 22 दिसंबर को, ठीक है। तो कौन से देश में मैंने कहा था कि गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया रहा आपका, ठीक है ना, यहाँ पे मनाते हैं, गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं। हमारे गर्मी ज्यादा पड़ेगी इस दिन, हमें छोटा लगेगा दिन। ये बात आप बहुत बेसिक से जानते हो, 6th क्लास से पढ़ लिया होगा आप लोगों ने इतना चीजों को, तो ठीक है सर, ये सब पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया हमने। अब आ जाओ जी कर्क रेखा के ऊपर, इस लाइन को डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग। कर्क रेखा, ये क्या है सर, कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, ये वाली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। 21 जून को इसके ऊपर सूरज चमकता है, समर सोलेस्टिकेटेड है। सूरज एक बार लंबवत आता है, सन वंस अ वर्टिकल 90 डिग्री टेंजेंशियल एक ही बार आता है साल में इस पे। 3 महाद्वीप इसके ऊपर आते हैं, 16 देश आते हैं, 6 जल राशियां आती है इसके ऊपर। 3 महाद्वीप इसके ऊपर पड़ेंगे, 3 कॉन्टिनेंट्स है, 16 कंट्री आती है एंड 6 वाटर बॉडीज जो है ना इसके ऊपर अवेलेबल है। लंबाई कितनी है सर इसकी, जैसे उसकी आपने 40096 किलोमीटर पड़ी, ऐसे इसकी लंबाई 36788 है, 36788 है। 3 3 का दुगना 6 और उसके बाद में 7 8 8, ऐसे याद कर लेना। 3 3 का दुगना 6 फिर 7 8 8 8, 3 3 का दुगना 6 फिर 7 8 8 8, ठीक है ना, ऐसे याद करना है आपको। 3 3 का दुगना 6 फिर 7 8 8 8, इतनी किलोमीटर लंबाई इसकी है, ध्यान रखना। भारत की माही नदी 2 बार इसको काटती है, इंडियाज माही रिवर कट ट्वाइस, 2 बार इसको काटती है एक नदी। ये आपको याद रखना है, अफ्रीका की कांगो रिवर जैसे आपने भूमध्य रेखा को 2 बार कट कर देखा, इंडिया की माही नदी भारत से ये 8 राज्यों से निकलती है। अभी पढ़ेंगे इसको हम लोग, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, इसके बाद में हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, फिर हम लोग झारखंड पढ़ेंगे, फिर त्रिपुरा पढ़ेंगे, वेस्ट बंगाल हो गया, मणिपुर हो गया, ऐसे राज्यों से गुजरेगी। इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा ज्यादा पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये देख लो, ये माही नदी, ये रही माही, ये माही नदी है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर ये रहा, ये गुजरात रहा, अहमदाबाद का हिस्सा रहा आपका। तो यहाँ से आपकी नदी दिख रही है, माही नदी है, इसको 2 हिस्सों में काटती है और ये एस्चुरी बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, माही, लूणी, ये 5 नदियां जो एस्चुरी बनाती है, इधर आके गिरती है अरेबियन सागर में। तो इस लाइन को नदी कौन सी काटती है, नदी पे मैं फोकस कर रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूरी होगी ये बात। हाँ, पीवाईक्यू क्वेश्चनों को अगर मैं उठा के देखूं, एक अच्छे लेवल के पेपरों को मैं देखूं, तो नदियों का सवाल जरूर पूछा है, कौन सी नदी 2 बार कहां से काट रही है, तो अच्छा सवाल बनता है आपका। ये लाइन रही आपकी जो दिखाई दे रही है, कहां से दिखाई दे रही है सर, 23.5 डिग्री यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टार्ट हो रही है, मैक्सिको से स्टार्ट हो रही है, गल्फ ऑफ जो है ना आपकी कैलिफोर्निया, फिर उसके बाद में बहामास है, वेस्टर्न सहारा आ जाता है, अल्जीरिया, लीबिया, माली, नाइजर, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया के 8 राज्य आ जाएंगे, फिर चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ पे फिलीपींस सी, यहाँ तक चलती है ये वाली आपकी लाइन।
यानी कि सर जी क्या क्या लाइनें हैं यहाँ पे, 3 महाद्वीप है, 3 कॉन्टिनेंट है, 16 कंट्रीज है, 6 वाटर साइन है। 3 कौन से हैं सर जी, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। वो थी साउथ अफ्रीका और के साथ साथ सॉरी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। इजी हो जाएगा। 16 देश है, मैक्सिको है, बहामास है, पश्चिमी सहारा और इसके अलावा जो ना आपका मॉरिटेनिया है, अल्जीरिया है, माली है, नाइजर, लीबिया, लीबिया याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, मिस्र याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अरब अमीरात इंपॉर्टेंट है, ओमान इंपॉर्टेंट, भारत इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश इंपॉर्टेंट, म्यांमार इंपॉर्टेंट, चीन इंपॉर्टेंट, ताइवान इंपॉर्टेंट। चीन ने ही ताइवान को एक्चुअली एक्वायर कर लिया है। तो ये एशिया वाले तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, जरूर याद रखना है आपको। मैक्सिको इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है आपको, अमेरिका के पास वाला मैक्सिको, तो मैक्सिको याद कर लेना है। मैक्सिको के अलावा पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा याद करना है, और नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई कहते हो, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ये सब याद रखना है। भारत से तो है ही है, पड़ोसी देश जरूर पूछ लेंगे, पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, चीन। भारत के अलावा और कौन से पड़ोसी देशों में कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के अलावा चाइना, म्यांमार और ताइवान, इनसे गुजरती है। अफ्रीका में कौन कौन से देश खास है, सऊदी अरब याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात याद कर लेना, ओमान याद कर लेना, नाइजर याद कर लेना, लीबिया याद कर लेना, मैक्सिको याद कर लेना, वेस्टर्न अफ्रीका याद कर लेना है आपको। ठीक है, तो आपको मैक्सिको याद करना है, बहामास याद करना है, वेस्टर्न सहारा हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया, इजिप्ट है, माली, नाइजर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और के साथ साथ ताइवान वाला पार्ट भी इसके अंदर एड ऑन है। 6 वाटर बॉडीज है, कौन कौन सी है 6 वाटर बॉडीज सर, पैसिफिक ओशन है एक तो आपका, एक गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है आपका, ये गल्फ, स्ट्रेट, इस्थमस, ये क्या होते हैं, बे, ये सब चीजें मैं इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ। अभी के लिए इतना समझो, गल्फ वो होते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसकी नैरो ओपनिंग हो, उसका मुंह छोटा होता है, और 3 ओर से पानी से नहीं, सॉरी 3 ओर से जमीन से घिरा हुआ हो और मुंह उसका नैरो ओपनिंग रहती है। अटलांटिक ओशन है, रेड सी है, अरेबियन सी है, तो गल्फ ऑफ ताइवान है। ये 6 आपकी वाटर बॉडीज है। 6 वाटर बॉडीज सारी याद करने की नीड नहीं है। वाटर बॉडीज में आपको सिर्फ याद रखना है, पैसिफिक ओशन याद रख लो, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन ये याद कर लेना। बाकी अरेबियन सी हमारा अरब सागर से तो जा ही रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये अरेबियन सी यहां से निकल रही है आपकी, ये गल्फ ऑफ द ताइवान, इनसे निकल रही है ये। तीन कौन से हैं सर, 3 कॉन्टिनेंट, 16 देश, 6 वाटर बॉडीज है। ठीक है ना, चलो सर जी। इसके बाद में मकर रेखा पे आ जाते हैं हम लोग। मकर रेखा में क्या रहता है सर, मकर रेखा के अंदर आपके पास में 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश आता है, यहाँ पे साउथ में आ जाएगा। 22 दिसंबर को यहाँ पे सूरज आएगा, एक ही बार आएगा साल में। यहाँ पे वर्टिकल ओनली, लॉन्गेस्ट डे होता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अपनी बात नहीं की है मैंने, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के एक बार पेपर में ये सेम बात पेपर में पूछी गई थी, ये वाली ध्यान रखना। अपने लिए नहीं कहा मैंने, साउथ में जैसे ऑस्ट्रेलिया देश की बात करो, उनके लिए मैंने कहा है, उनके लिए क्या है सर, साउथ शॉर्टेस्ट नाइट, रात छोटी दिन लंबा, जैसे अपने 21 जून को होता है एज इट इज, वैसे वैसे अपने से बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे मौसम रहेगा। इसमें आते 3 महाद्वीप आते हैं, 3 जलराशि आते हैं, 10 देश आते हैं। इनको याद करने की नीड नहीं है, इनका नाम याद कर लो बस। कितने देश, कितने कॉन्टिनेंट है, 3 है, 3 ही वाटर बॉडीज और 10 आपके कॉन्टिनेंट आते हैं। इसकी लंबाई भी कितनी है, बराबर बराबर होगी दोनों की, तो 3 3 का दुगना 6, फिर 7 8 8, 3 6 3 3 का दुगना 6, फिर 7 8 8। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी है, इसको 2 बार काटती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी, 3 नदियां बता दी मैंने। कांगो रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। लिम्पोपो अफ्रीका के अंदर जिम्बाब्वे में पड़ती है नदी आपकी, ठीक है ना। जिम्बाब्वे में मतलब अफ्रीका जिम्बाब्वे के आसपास की एरिया है लिम्पोपो, वहां पे ही है ये, उसका आसपास का है। वहां पे जाम्बेजी नदी भी है जिम्बाब्वे की एक आपकी, ठीक है। आर्कटिक वर्त और अंटार्कटिक सर्किल, इसके बारे में हम बात करते हैं, कौन से हैं। बाकी आप लोग इनको पढ़ना चाहो तो एक बार के लिए देख सकते हो। ये रे 3 महाद्वीप कौन से हैं, 10 देश कौन से हैं, 3 जलराशि कौन सी है। साउथ के साइड में आपका 3 आपके कौन से हैं, साउथ अमेरिका आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। अब ये देखो, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ज्यादा देश नहीं है यहाँ पे, ज्यादा बसावट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बसावट नहीं है। 10 देश कौन सा है, चिल्ली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील। ब्राजील सर वहां पे भी था, हाँ ब्राजील वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे पड़ता है आपका ब्राजील। ये देखो ब्राजील वहां भूमध्य रेखा भी कट कर रही है और यहाँ पे भी कट कर रही है, दोनों जोन आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। नाम्बिया भी है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक, बेचारा बहुत हालत खराब रहती है मोजाम्बिक की, ठीक है ना। मोजाम्बिक की हालत खराब क्यों रहती है सर, क्योंकि ये वाला हिस्सा है ईस्टर्न टाइप पे, यहाँ बड़े चक्रवात आते हैं। तो एक वो है
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आता है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इसका नंबर पहला ही रहता है, मतलब सबसे ज्यादा खराब स्थानों में से है। आंधी बारिश तूफान मौसम बहुत ज्यादा भयंकर वाला खराब रहता है यहाँ पे। मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया ये वाला आपके। तो चिली देश है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, नाम्बिया है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया। वेरी इंपॉर्टेंट इसमें ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ब्राजील याद रखना है, अर्जेंटीना याद रखना है आपको। भारत के बाद 8वें नंबर पे सबसे बड़ा देशों में यही आता है, आपको याद रखना आप लोग। 3 जल राशि कौन कौन सी बताई थी सर? एक अंटार्कटिक महासागर है, एक हिंद महासागर है, एक प्रशांत महासागर है आपका, ठीक है ना। तो साउथ अंटार्कटिक जोन हो गया, पैसिफिक ओशन का जोन हो गया, और इंडियन ओशन का तो जोन है ही है ये वाला आपका, ठीक है। ठीक है सर जी, तो ये देश याद कर लोगे। देश में आप ब्राजील अच्छे से याद रखना, ऑस्ट्रेलिया अच्छे से याद रखना, मोजाम्बिक याद कर सकते हो, बाकी चिल्ली वगैरह पराग्वे वगैरह आप चाहो तो याद कर सकते हो। तो चिल्ली, पराग्वे, ब्राजील, नाम्बिया, बोत्सवाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, ये वाले सारे देश है। एक बार कॉपी पे लिखोगे अपने हाथ से तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्क रेखा के ऊपर पड़ने वाले देश और भूमध्य रेखा वाले देश है। इसके थोड़े अमूमन बाकी एग्जाम में कम देखे गए हैं, पर पढ़ सकते हो चाहो तो आप लोग, ठीक है। आर्कटिक वर्त, ये क्या बताया था सर? 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है ये वाला। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इनके पर मकर रेखा कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है, 90 डिग्री टेंजेंट पे पड़ती है, इन पे पड़ती है तिरछी पड़ती है, एंगुलर पड़ती है, ध्यान रखना आप लोग। अतः ये अत्यधिक शीतल जलवायु वाला क्षेत्र है, यानी कि द रे ऑफ सन फॉल ऑब्लिकली ऑन द एरिया, सो इट इज एन एरिया विद अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट। एकदम बिल्कुल ठंडी, एकदम ठंडी लगने वाला मौसम है आपके, तेज कड़ाके की ठंड लगने वाला, टेम्परेट सब ट्रॉपिकल वाले जोन में आ जाता है ये। अंटार्कटिक भी वही हाल है आपका, दक्षिण में आएगा। इसका अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी वनडे एग्जाम में एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया है, इवन सीएचएसएल में भी सेम पूछा गया है एज इट इज क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ व्हाइट कॉन्टिनेंट। व्हाइट कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? अंटार्कटिक को कहते हैं, साउथ वाला। सर ने कहा था ना साउथ अंटार्कटिक है, ये नॉर्थ वाला साइड है आपका। ये हो गया, ये हो गया आपका। अब एक चीज और आती है आपकी, ठीक है ना, इस चीज को देख लेते हैं, बाकी पार्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। मतलब हीट जोन जो है ना अर्थ के, उसको देख लेते हैं हम लोग कि हीट जोन कौन कौन से हैं आपके। चलो हीट जोन भी अगली क्लास में ही कर लेंगे, काफी लेंथी हो जाएगा ये, ठीक है ना, इतना आपको याद नहीं हो पाएगा, वरना आप इतना कर लेते हैं, एक बार इसको पूरे को रिवाइज कर लेते हैं क्विकली हम लोग 1 मिनट में, उसके बाद में बाकी पार्ट अगली क्लास में कर लेंगे, चलेगा। तो सर ने क्या पढ़ाना स्टार्ट किया था? सर ने आपको यहां से स्टार्ट किया था, राइट। ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आज का कंसेप्ट था कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये बताना स्टार्ट किया था। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है? सबसे अधिक बड़ा आकार है, जलवायु की विविधता यहाँ पे देखने को मिलेगी। पृथ्वी मतलब पृथ्वी का ग्रह जो उसको पढ़ना चाहते थे, तो उसको हमें पढ़ने के लिए भागों में बांटा। इमेजनरी लाइन बनाई जो पैरेलल टू द सरफेस थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसको लैटिट्यूड कहा। लंबवत थी, वर्टिकल थी, उनको लॉन्गिट्यूड लाइन कह दिया हम लोगों ने। फिर हमने कहा था क्या इसके अंदर हाँ, इसके बाद हमने अक्षांश रेखा को देखा था। पृथ्वी के अंदर एंगुलर डिस्टेंस मतलब एंगल टू एंगल मिलाएगा, 0 डिग्री टू 0 डिग्री मिल रहा है, 1 डिग्री टू 1 डिग्री मिल रहा है, 5 डिग्री टू 5 डिग्री मिल रहा है, वो अक्षांश था। ये जो लाइन है पैरेलल टू द सरफेस है आपके पास में, इनको आप साउथ से वेस्ट लेके जाओ, ईस्ट से वेस्ट जाओ, मतलब सॉरी वेस्ट से ईस्ट जाओ या ईस्ट से वेस्ट जाओ, दोनों साइड कोई दिक्कत नहीं है, मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट 4 सेकंड, 8 डिग्री 4 मिनट 4 सेकंड इसका यूनिट है। उत्तर से दक्षिण तक ये आती है, ऐसे चलती है ये वाली, हॉरिजॉन्टल होती है, पैरेलल टू द सरफेस होती है, और ये लाइनों के बीच का डिस्टेंस बराबर 111 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है। सेंटर के ऊपर जो भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ा ग्रेट सर्किल बनाता है, बाकी पे एक सर्किल तो बनता ही है आपका। ये नंबर वाइज देखा जाए लाइनें, लैटिट्यूड 181 है, नॉर्थ में 90 है, साउथ में भी 90 है, और एक बीच का बच गया आपका भूमध्य, वो 181। लाइन कितनी है? ये 179 है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल पे बिंदी है, केवल ये पॉइंट है आपकी। दूरी इनकी समान है लेकिन लंबाई इनकी डिफरेंट है, क्योंकि आपके इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाओगे तो डिक्रीज होती जाएगी, कम 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 होती जाएगी। जैसे पोल के ऊपर देखो तो 0 डिग्री है, दोनों ही पोल नॉर्थ और साउथ। इक्वेटर पे देखो तो 40096 किलोमीटर है, 40096 किलोमीटर है इसकी। उसके बाद इस सर ने कहा था कि आर्कटिक लाइन क्या होती है, अंटार्कटिक लाइन क्या होती है, उसको समझाया। फिर आपको उत्तरी ध्रुव पे बताया, दक्षिण ध्रुव पे बताया। फिर हॉर्स लैटिट्यूड बताया सर ने कि जहां पे आपका हाई प्रेशर जोन होता है, 30 से 35 दोनों साइड होता है ये वाला डिग्री पे आपका। फिर भूमध्य रेखा कहा 0 डिग्री पे एकमात्र है जो आपका सबसे लंबी है,
40096 किलोमीटर का है। इस पे 3 महाद्वीप, 3 ही इस पे वाटर बॉडीज, 13 देश पड़ते हैं इसके ऊपर। इसमें क्या है, सूर्य 2 बार साल में आता है, एक 21 मार्च, एक 23 सितंबर को आता है। हाईएस्ट टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा या हाईएस्ट वेपोराइजेशन मिलेगा, हाईएस्ट रेनफॉल मिलेगा, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कम मिलेगा और कोरिलेसिस फोर्स कम मिलेगा, मैक्सिमम रोटेशन स्पीड मिलेगी। गिन्नी की खाड़ी इसके ऊपर आती है। अंटार्कटिक अफ्रीका का 0 डिग्री का अक्षांश यहाँ पे आता है। कांगो रिवर 2 बार काटती है इसको आपकी, ये रहे कांगो रिवर, कहाँ गई, ये रही कांगो रिवर, ये रही, और ये आपका गिन्निया वो नल पॉइंट जो बताया था। ये 3 देश वाले कौन से बताए थे आपको मैंने, ये देशों का हिस्सा बताया था। इसके बाद में मैंने कर्क रेखा को पढ़ा, इसके बाद में हमने कर्क रेखा के साथ साथ मकर रेखा, अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्किल है इसको। तो चलते हैं हीट जोन को समझते हैं, देशांतर रेखाओं को समझते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा सर हमारे पास में, कि हीट जोन एक्चुअली होता ही क्या है, इसको समझो आप लोग। हीट जोन किसे कहा करते हैं हम लोग। तो पहली बात या पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये है कि इसके अंदर आपके पास में इसकी स्थिति निर्धारण होगी आपकी। सबसे पहली बात क्या है कि ये पोजिशनिंग के लिए होगा आपका, पहला पॉइंट है ये पोजिशनिंग के लिए। सेकंड पॉइंट है ये जलवायु निर्धारण के लिए ताप कटिबंध है, यानी कि इसका मतलब क्या है सर, क्लाइमेट डिटर्मिनेशन टेम्परेट जोन के लिए ये होता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टेम्परेट जोन के लिए होता है ये वाला। दूसरी बात है ये पोजिशनिंग के लिए भी होता है। लेट मी क्लियर, आप इसको एक बार इजी लीजिएगा। शुरुआत हम करते हैं यहाँ से अर्थ हीट जोन से, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लगेगा, पहले समझ में आ जाएगा तो इंपॉर्टेंस तो बाद में समझ में आई जाएगी। इंपॉर्टेंस जल्दी समझ में नहीं आती है, इंपॉर्टेंस बहुत लेट समझ में आती है या बहुत बाद में समझ में आती है, ठीक है ना। ऐसा कोई महान वैज्ञानिक ने कही हुई बातें बता रहा हूं मैं। खैर, कम टू द टॉपिक। 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है जोन बिटवीन 2 लैटिट्यूड, दैट इज कटिबंध, उसको कटिबंध कहा करते हो आप लोग। 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम लोग कटिबंध कहा करते हैं, यानी कि इसको जोन के नाम से जाना करते हैं। कोई भी 2 अक्षांश है, मतलब क्या सर इस बात का, मतलब इस बात का ये हुआ कि आप यहां से समझ लीजिएगा, ये देखो ये एक अक्षांश है आपका मान लीजिएगा, और दूसरा अक्षांश हम लोग मान लेते हैं ये वाला। इसके बीच का जो क्षेत्र है वो कटिबंध, इसके बीच का क्षेत्र है वो भी कटिबंध, यहां है तो ये भी कटिबंध, ये भी कटिबंध, ये सारे जोन है। ये मैं अभी हीट वाले मतलब कोल्ड और आपको क्या कहते हैं समर वाले, हॉट वाले नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ है तो सारे जोन आपके, है तो सारे जोन। ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे, पहला एक पोलर जोन मिलेगा, एक आपको टेम्परेट जोन मिलेगा, ट्रॉपिकल जोन मिलेगा, टेम्परेट जोन फिर आ जाएगा, पोलर जोन फिर आ जाएगा, क्योंकि तो सेम ही होगा ना, पोल तो यहाँ पे भी है, पोल तो यहाँ पे भी है, ठीक है सर, एक बात समझ में आ गई। यहाँ पे बीचों बीच क्या है सर, ये वाली लाइन, ये आपकी क्या है, इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन से ऊपर क्या आ जाएगा सर, हमारे पास में लाइन ऑफ कैंसर था, इसके नीचे साउथ में लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न था, बीच में कौन सा जोन बन गया, बीच में ट्रॉपिकल जोन बन गया, ऊपर वाला टेम्परेट जोन हो गया, नीचे वाला भी टेम्परेट जोन हो गया आपका। इसके ऊपर आगे जाएंगे हम लोग तो ये हमारे पास में आगे जो ना पोल वाला जोन आ जाएगा। तो कहने का सेंस ये हुआ हमारे पास में कि जोन बिटवीन 2 लैटिट्यूड, 2 अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, जो एरिया आएगा उसको जोन कह दिया। अपने आप से डायग्राम बना के देख सकते हो, ये एक अक्षांश हो गया, ये एक अक्षांश हो गया, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको मैंने क्या नाम देना है, इसको मैंने नाम देना है जोन। सिंपल लाइन को समझ लेना, इतनी सी बात को, ठीक है सर। दूसरी बात है, पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में विभाजित किया गया है। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं पर पढ़ने में हमें कंफ्यूजन आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सटीक बनाना है। और टोटल कितने ताप के जोन है, टोटल कितने कटिबंध है, टोटल 3 है, 3 हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। जैसे कि सर जी, जैसे कि सबसे पहला आता है ट्रॉपिकल, और इसको टॉरिड जोन कहते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जोन के नाम से जाना करते हैं। उष्ण कटिबंधीय जहां पे गर्मी वाला जोन आएगा, अभी बताते हैं इसके बारे में। दूसरा हमने अभी अभी नाम देखा टेम्परेट जोन, जिसको हम शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहेंगे, जहां पे सूरज का प्रकाश ज्यादातर साल भर अधिकतर लाइन वाइज या कह सकते हो यहां पे टेंजेंशियल वाइज नहीं आता है। तीसरा आता है शीत कटिबंध जोन आता है आपका, फ्रिजिड जोन आता है आपका, तीसरा फ्रिजिड जोन आता है आपका। तो टोटल 3 टाइप के जोन हैं आपके लिए, एक है ट्रॉपिकल या इसको टॉरिड जोन भी कहते हो, एक टेम्परेट जोन आता है, एक शीत कटिबंध आता है, फ्रिजिड जोन आता है, बिल्कुल ऊपर पोल के पास में चले जाओगे इसके लिए।
आइए एक एक करके डिटेल से समझ भी लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, यानी कि ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन की बात करूं तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, सभी अक्षांश सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर ठीक ऊपर आता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. This area is therefore receive the maximum heat and the cold torrid zone. क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी होगी इक्वेटर। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी है, इसको लाइन ऑफ कैंसर कह दिया। यहाँ पे एक लाइन बना दी है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कह दिया। इस यहाँ पे इस लाइन में सूरज कब आ रहा था सर जी? 21 जून को यहाँ पे सूरज आ रहा था। यहाँ पे सूरज कब आ रहा है सर? यहाँ पे सूरज आ रहा है 22 दिसंबर को आ रहा है। यहाँ पे सूरज कब आ रहा है सर? एक तो 21 मार्च को सूरज देखने को मिल रहा है, और एक कब मिल रहा है सर? एक मिल रहा है 23 सितंबर को सूरज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात क्या है सर हमारे पास में? अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि सूरज सारा साल जो है ना, इनके बीच में ही आपको घूमता दिखाई देगा। साल में एक बार तो सूरज यहां पे आएगा, साल में एक बार एटलीस्ट ऐसा होगा कि आदमी की परछाई बिल्कुल, मतलब सर के ऊपर सूरज पड़ेगा, समझो आप लोग, परछाई इधर उधर कहीं नहीं दिखाई देगी, जैसे कर्क रेखा पे आप देखने की कोशिश करते हो तो अपने आप में। और इन्हीं के बीच का जो जोन है आपका, इन्हीं के बीच का जो जोन है आपका, इसी जोन को हम लोग क्या कहा करते हैं? इसी जोन को डियर हम लोग कहा करते हैं क्या? इनको हम लोग कहेंगे सर जी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा करते हैं। ये जोन क्या है सर? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे इसको हम लोग। यही ट्रॉपिकल जोन है आपका, यही टॉरिड जोन के नाम से कहलाता है। यहां सारा साल गर्मी रहती है, हीट जोन यही बनता है आपका, यही लिखा है। दोबारा पढ़ लीजिएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ठीक है ना? ये कर्क रेखा मान लो, ये मकर रेखा मान लो, इनके बीच का जो इलाका है आपका, साल में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर जो सूरज होगा, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा आपको देखने को मिलेगी। और यही आपका है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसको आप लोग हीट जोन को ऐसे समझ लीजिएगा। ये रहा ट्रॉपिकल जोन, सूरज की सीधी लाइनें यहाँ पे पड़ रही है। यहाँ पे मैंने कल की क्लास में कहा था सूरज की किरणें पड़ती तो है, लेकिन तिरछी किरणें पड़ती है, सीधी सूरज की लाइनें नहीं पड़ती है। सूरज की लाइनें पड़ती जरूर है, सूरज की किरणें इस पे पड़ती जरूर है, तिरछी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे आमतौर पर इस पर्टिकुलर जोन के अंदर। ठीक है, चलो सर, इसके बाद में अगला पॉइंट क्या बनता है सर हमारे पास में? इसको आप लोग अब देखने की कोशिश कर सकते हो यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर जोन जो है ना क्या रहेगा हमारा। आपने कहा 3 जोन में बांटा है सर हमने पूरी पृथ्वी को। ये इक्वेटर हो गया, ये वाला टॉरिड जोन हो गया। टॉरिड जोन का मतलब क्या है सर? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। हिंदी में देख लो आप लोग, उष्ण कटिबंधीय। एनसीईआरटी में एज इट इज ये डायग्राम दे रखा है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं ताकि आप थोड़ा और अच्छे से और बेटर तरीके से चीजों को याद कर पाओ। तो ये 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में ये लाइन होगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसको कहेंगे कर्क रेखा, इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इसको कहेंगे मकर रेखा, इसको कहेंगे विषुवत रेखा, यानी कि इसका नाम है इक्वेटर आपका। दोनों के बीच का जो जोन है आपका ये वाला, इसको जोन को क्या कह दिया हम लोगों ने? इसको जोन को कह दिया हम लोगों ने यहाँ पे टॉरिड जोन कह दिया, या इसको हमने कह दिया उष्ण कटिबंध क्षेत्र कह दिया। इसके ऊपर 66.5 डिग्री तक क्या है आपका? आर्कटिक सर्किल है। कल की क्लास में बताया था आर्कटिक साइकिल है। साउथ में जाओगे तो क्या आएगा? अंटार्कटिक साइकिल आएगा। मतलब यहाँ पे आएगा क्या आपके पास में? शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र, मतलब दक्षिणी ध्रुव वृत्त होगा। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। अंटार्कटिक को कहेंगे हम लोग उत्तरी ध्रुव, इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहेंगे हम लोग। इनके बीच में आएगा साउथ टेम्परेट जोन, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन। ऊपर वाला होगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, ये होगा शीतोष्ण कटिबंधीय। 2 जोन हो गए। तीसरा जोन क्या रहेगा हमारे पास में? यहाँ पे तीसरा जोन होगा हमारे पास में फ्रिजिड जोन होगा। फ्रिजिड जोन होगा ये वाला आपका, ये फ्रिजिड जोन होगा जिसको कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं। पोल के ऊपर जो बनता है वो शीत कटिबंध बनता है आपका। भूलना मत, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को समझना है, रटना नहीं है, ना देखना है। जब समझ गए तो वादा करता हूं आप एक बार समझोगे, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इनको। जस्ट एक बार ढंग से समझ लेना, ना दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही दोबारा आप लोगों को कुछ इसको रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन कभी भी आएगा तुरंत सोल्व कर दोगे आप लोग। एक बार पढ़ने के बाद में मैं वादा करता हूं इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी टाइप का क्वेश्चन, कैसा भी एग्जामिनर सवाल बना के दे दे भले ही, आपके अगर कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गए ना, जिसका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, कंसेप्ट अच्छा हो जाए, नींव भर जाए,
बस फिर क्या चाहिए, फिर तो कैसा भी सवाल दे दो, किधर से भी सवाल दे दो, चाहिए कहीं तो फर्क पड़ता है। फिर आप उसकी बस लैंग्वेज समझो और आंसर करो, ऑप्शन लगा के ऑप्शन देख के आसानी से सोल्व कर सकते हो सवाल को। बस वही तो चीज है समझाने की। तो आप लोग एक बार समझने की फिर से कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ अपने आप से। यूं मान लो कि हमने कह दिया ये बना ली हमने पूरी पृथ्वी, ये खैर जियोइड शेप की होती है तो टेढ़ी मेढ़ी बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये क्या है सर, ये लाइन है आपके पास में कौन सी, इक्वेटर हो गई। इक्वेटर से यहाँ पे कर्क रेखा होगी, यहाँ पे क्या लाइन होगी सर, मकर रेखा होगी। दोनों के बीच का क्षेत्र कौन सा बन गया सर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। यहाँ पे एक लाइन है आपका आर्कटिक और यहाँ पे क्या है अंटार्कटिक। 66.5 डिग्री पे ये वाला आता है, ये भी 66.5 डिग्री पे ही आता है आपका। ये 23.5 डिग्री पे आता है आपका और ये भी कितना है सर, 23.5 डिग्री पे ही आता है आपका। इनके बीच का इलाका है वो टेम्परेट जोन है, ये भी टेम्परेट जोन है। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है आपका, नॉर्थ टेम्परेट जोन है। ये साउथ टेम्परेट जोन है आपका। ये कौन सा जोन है सर, ये पोल वाला जोन है, ये फ्रिजिड जोन है पोल, ये भी फ्रिजिड जोन है आपका, शीत वाला जोन है ये। अब बताओ कोई समस्या है क्या, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी आप लोगों को, ठीक है ना, यहां तक समझ गए, ठीक है सर। अब दूसरे की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल टॉरिड जोन तो हो गया हमारे पास में, यहाँ पे ध्रुव की तरफ सूरज की किरणें तिरछी हो जाएगी, उसी उष्ण कटिबंधीय टॉरिड जोन के बाद में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ध्रुवों की तरफ जो है हमारे पास में वो क्या हो जाएगी, ये आपका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा। देखो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव तक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के वृत्त का तापमान जो है ना वो मध्यम होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कहा करते हैं हम लोग। ये याद रखना आप लोग। ये वाला जोन कैसा रहेगा, शीतोष्ण रहेगा आपका, टेम्परेट जोन होगा आपका। ये इसका हेडिंग ये गलत बना, टेम्परेट जोन होगा आपके पास में, ध्यान रखना। इसको आप लोग हिंदी में क्या कहोगे, इसको हिंदी में कहोगे आप लोग शीतोष्ण, ठीक है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो आपका क्या रहेगा सर, यहाँ पे द एंगल ऑफ द सन्स रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल एज ऑफ द एरियाज। अभी मैंने समझा ही दिया ये वाली चीज, एनसीईआरटी लिखा हुआ पढ़ सकते हो। फ्रिजिड जोन क्या बता दिया, यहाँ पे सूरज का टेम्परेचर ज्यादा आता ही नहीं पाता, इसलिए शीत कटिबंध होते हैं। तो यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल हो गए, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है सर। अब क्या बात है सर, हॉरिजन द लाइन वेयर द अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट। वो लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक सवाल छोटा सा क्वेश्चन बनता है, बहुत बेसिक सा सवाल है एनसीईआरटी में, वो क्या आप जानते हो, इस तरीके के बॉक्स में लिखा हुआ था ये वाला। हॉरिजॉन क्या है सर, द लाइन वेयर द अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट। क्षैतिज वह रेखा जहां पृथ्वी और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं। हॉरिजॉन या क्षैतिज किसे बोलते हैं, जहां पे सूरज और आसमान हमें मिलते हुए दिखाई देंगे, वो वाली लाइन होगी आपकी। ये आमतौर पर आप लोगों को, जैसे आप पृथ्वी के ऊपर खड़े हो, जैसे हम और आप हैं अभी फिलहाल के लिए, हमारे से बिल्कुल सीधा एक लाइन बनाएंगे हम लोग यहाँ पे ये, और इससे हमें ये लाइन से और ये दोनों कनेक्टेड जो हो रही है ना ये लाइन, इसी लाइन को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जानेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। मतलब हमें यूं लगेगा यहाँ पे खड़े खड़े कि पृथ्वी और आसमान जो है ना दोनों आपस में मिल रहे होंगे। जो लाइन इमेजिनरी होगी उसी लाइन का हॉरिजॉन नाम होगा। बस आपका इजी सा एक लाइन का फैक्ट्स है, बस आपका सिंपल। अब लास्ट में एक चीज और देख लीजिएगा कि कुछ ऐसी लाइनें हैं आपकी, कुछ ऐसी लाइनें हैं जो दुनिया भर के देशों के बीच में भी है। देखो क्या होता है कि मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, उसमें एक चीज बताऊंगा क्या कि जैसे मान लो भारत है और एक साथ में दूसरा देश है आपके पास में, एग्जांपल से एक भारत हो गया और एक देश हम लोग मान के चलते हैं म्यांमार ले लेते हैं, चलो भारत और म्यांमार, इन दोनों की बीच की बाउंड्री नेचुरल बाउंड्री है। इन दोनों के बीच की बाउंड्री नेचुरल बाउंड्री है। नेचुरल मतलब क्या है सर, नेचुरल इन दोनों के बीच में पर्वत पड़ता है, जिस पर्वत का नाम है अराकान योमा, ठीक है ना। इस पर्वत का नाम क्या है, अराकान योमा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ जी, तो क्या कह रहा था कि इन दोनों के पर्वत के बीच का नाम क्या है सर, अराकान योमा, जिसको गोल्ड बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। तीन टाइप की बाउंड्री हो सकती है, एक नेचुरल बाउंड्री, दो देशों के बीच में पर्वत आ जाए, एक सुपर इम्पोज्ड हो सकती है, जैसे भारत पाकिस्तान या भारत चाइना के बीच में लाइन खींची गई है, जिसको आप लोग मैकमोहन लाइन या रेड क्लिफ लाइन कहते हो, और एक लाइन होती है अक्षांशीय लाइन, मतलब दो देशों के बीच में अक्षांश रेखा आ जाए और दोनों की बाउंड्री बन जाए, उसको कहा करते हो अक्षांशीय लाइन के नाम से जाना करते हो आप लोग। उसी को ही आप लोग कहा करते हो क्या, लैटिट्यूडनल लाइन के नाम से जाना करते हो, ध्यान रखना आप लोग। जैसे कि सर कोई एग्जांपल है, हाँ जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 17th पैरेलल लाइन, ये उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच की है, नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच की, या ये वाली लाइन। एक है 20th पैरेलल लाइन,
ये लीबिया और सूडान के बीच की लाइन है ये। एक है 22वीं पैरेलल लाइन, ये मिस्र और सूडान के बीच की है आपकी। मिस्र को इंग्लिश में सूडान, इजिप्ट कहते हो आप। 31वीं पैरेलल लाइन ईरान और इराक के बीच की है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। 38th पैरेलल लाइन ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। एक ये भी बहुत रिपीट हुआ है एग्जाम में। 49th पैरेलल अमेरिका और कनाडा के बीच की लाइन है। आप तो याद तो मेरे हिसाब से आप सभी करिए, क्योंकि जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो सभी आपके आगे पब्लिश कर रहा हूं मैं। 17th पैरेलल लाइन किसके बीच की है? नॉर्थ और साउथ वियतनाम। 17 वाली है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम वाली। उसके बाद में आप देखोगे 38, 17 दूना 34 होता है, पर नियर नियर अबाउट आप 38 के पास में है। इसमें भी साउथ और नॉर्थ साउथ है। इसमें वियतनाम था, इसमें कोरिया है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया है। 17 के बाद 20 वाली याद करोगे लीबिया सूडान की है। 22 वाली मिस्र और सूडान की है। 31 ईरान इराक की है। और 38 वाली तो वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी है? नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। 49 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका और कनाडा की बीच की है आपकी। 5 ज्यादा याद ना रहे तो आपको ये प्लीज 5वीं और 6वीं तो पक्का याद कर देना, ये तो बहुत बार रिपीट हुई है एग्जाम में। एक हमारे पड़ोसी याद कर सकते हो, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, ईरान इराक है, इन दोनों के बीच की 31 है, ध्यान रखना। दुनिया भर का ये देश, दुनिया भर का मैप है आपका, ठीक है ना। ये लाइनें अलग कर रही है अपने आप में। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसे अक्षांश रेखाएं दुनिया के बीच में गुजरी। जैसे मान लेते हैं कि ये अमेरिका और ये कनाडा है, इसके बीच में मान लो ये बाउंड्री बन रही है, तो ये कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 पैरेलल होगी। एक वर्चुअल लाइन है, इमेजरी लाइन है, रियलिटी में तो है नहीं आपके पास में, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ा करते हैं। और हम लोग पढ़ा करते हैं किनको, अभी हम लोग एक और किसको पढ़ रहे थे, इस साइड हम लोग नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को भी देख सकते हैं। ऐसे दुनिया भर के ईरान इराक को देख सकते हैं इधर हम लोग, ठीक है ना, कि ये दोनों आपस में अलग हो रहे हैं। तो ये गुलाबी गुलाबी सा इराक है, ये ईरान है आपका, इन दोनों के बीच की लाइन है आपकी, ठीक है ऐसे। अच्छा, लैटिट्यूड लाइन और कौन सी है सर हमारे पास में? एक डूरंड लाइन है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की है। एक आपकी ये याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की डूरंड लाइन है। रियलिटी में लाइन लगती नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, लेकिन ये कभी हमें वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मिल गया तो प्रैक्टिकल मान लेंगे हम लोग, ठीक है। एक है हिंडनबर्ग, पोलैंड और जर्मनी के बीच की है। मैकमोहन इंपॉर्टेंट है ये वाली, भारत और चीन की है। रेड क्लिफ इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच की है। एक है आपके पास में मेनरहिन, ये रूस और फिनलैंड की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन थोड़े दिन पहले न्यूज में भी थी, मेनरहिन। इसी के चलते हुए फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ था, जिसको आप नाटो भी कहते हो, नाटो में शामिल हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मार्क रूटे उसके अभी डायरेक्टर, मतलब चीफ है, सेक्रेटरी है। दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, उसमें 31 नंबर कंट्री फिनलैंड ऐड हुआ था, 32 स्वीडन। जब ये ऐड हुआ था उसी टाइम पे न्यूज में बहुत ही मैनरहीन, इन दोनों की बाउंड्री है। फिनलैंड चाहता था कि कोई इसके ऊपर स्ट्राइक ना करे, रशिया इस पे प्रेशर ना बनाए कि मेरे साथ आ और यूक्रेन के साथ में हम वॉर करते हैं, क्योंकि फिनलैंड दुनिया का मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है। रिसेंट एक रैंक आया है, उसमें भी भारत का नंबर 118वां है, फिनलैंड का नंबर अगेन टॉप पे है, 2 नंबर पे डेनमार्क आता है, सबसे लास्ट इसमें अफगानिस्तान आता है आपका। तो मेनरहीन न्यूज में थी, करंट अफेयर का पॉइंट बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। इसके अलावा याद रखना है आप लोगों को यहाँ पे ऑर्डरनिसे, ऑर्डरनिसे जो है ना जर्मनी और पोलैंड की है। एक इसके अलावा जो ना सिगफ्राइड, सिगफ्राइड जर्मनी और फ्रांस की है। ब्लू लाइन है, लेबनान और इजराइल की है, ये भी न्यूज में थी, करंट अफेयर में थी। ग्रीन लाइन या यूएन बफर लाइन, ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस एंड टर्किश साइप्रस के बीच की लाइन है आपकी। तो ऐसे कई लाइन है आपके पास में, जैसे आपके पास में साउथ वियतनाम और ये आपका नॉर्थ वियतनाम के बीच में 17th पैरेलल है, ऐसे अलग कर रही है। इजिप्ट और सूडान के बीच की लाइन जैसे अलग कर रही है, ये वाली होगी आपकी, ठीक है ना। इस तरीके से आपके देखो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की लाइन अलग कर रही है, 38 पैरेलल कह रहे थे इसको आप लोग, है ना। इस तरीके से कनाडा और अमेरिका के बीच की आप लोग 49 पैरेलल इसको अलग कह रहे थे, ठीक है। ये सारे देश है आपके पास में, यहाँ पे पोलैंड की लाइन हो गई है, बेल्जियम की लाइन हो गई है आपके पास में, फ्रांस की लाइन हो गई है ये वाली आपकी, ठीक है, जिसको आप लोग सीग्रेफ्ट लाइन के नाम से जान कर रहे थे। तो ऐसे सारी लाइनें थी आपकी, जो आपने मैप वाइज भी थोड़ा देख लिया। अब इतनी सब बातें थी हमारी किससे रिलेटेड, इतनी सब बातें थी हमारी रिलेटेड अक्षांशीय रेखाओं से रिलेटेड। अब बारी आती है लॉन्गिट्यूडनल लाइन। देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन आप लोगों को अब समझाते हैं। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इतना तक आपको समझ में आ गया, एक सेकंड इसको आप लोग रिवाइज कर लो।
चलिए सर, चलिए सर, अब दूसरी बात क्या आती है सर, लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करते हैं हम। तो लॉन्गिट्यूड लाइन का क्या मतलब है सर हमारे पास में? तो लॉन्गिट्यूड लाइन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये बताइए। लॉन्गिट्यूड लाइन में एक आएगा डेफिनेशन एंड फीचर्स आएगा आपका, दूसरा आएगा प्राइम मेरिडियन लाइन आएगी, तीसरा आएगा कैलकुलेशन ऑफ टाइम आएगा, चौथा आएगा आपका टाइम जोन एंड स्टैंडर्ड टाइम लाइन, अगला आएगा इंटरनेशनल डेट लाइन, अगला आएगा लोकल टाइम एंड अदर फैक्ट्स। आपके देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर। सबसे पहली बात आएगी डेफिनेशन एंड फीचर्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त या रेखाएं। अब हमने कल बात क्या की थी, कल हमने एक बात को कही थी कि ये पृथ्वी को ऐसे ऐसे काट दो आप लोग। पृथ्वी इज इक्वल टू खरबूजा, ठीक है ना। अब खरबूजा है, खरबूजे को इतने दिन यूं काट रहे थे, अब खरबूजा कटा यूं, यूं कटा तो आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा उधर, ठीक है सर। तो सेमी सर्किल ऑन लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये ठहरा नॉर्थ पोल, ये ठहरा साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल को मिला रही है सेमी सर्किल वाली। डायरेक्शन इनकी क्या होगी सर, पूर्व से पश्चिम। अब हमारे पास में लाइनें ऐसे ऐसे चलेगी ये वाली, यानी कि ये हो गया पूर्व हो गया, ईस्ट हो गया, ये वाला हो गया पश्चिम हो गया। तो लाइनें ऐसे चलेगी पूर्व से पश्चिम, इस तरीके से चलते 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 ऐसे आगे बढ़ गई आपकी। ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। इनकी यूनिट क्या होती है सर, इनको डिग्री में मेजर करते हो, मिनट में मेजर करते हो और सेकंड में मेजर करते हो। डिग्री, मिनट और सेकंड में, और डायरेक्शन दिखाते हो। डायरेक्शन नॉर्थ की सॉरी ईस्ट की है या वेस्ट की है, उनको पढ़ते हो नॉर्थ साउथ। याद रखना, लास्ट में इनका कंपैरिजन भी कर देंगे। उनको पढ़ते हो नॉर्थ साउथ, इनको पढ़ोगे ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये कैसी होती है, वर्टिकल होती है सर। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलेगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसे चली। उत्तर से दक्षिण की ओर चलेगी ये वाली, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे खींची गई है लंबी आपकी, ठीक है ना। इनको वैसे डायरेक्शन दिखानी होती है तब ईस्ट और वेस्ट दिखाएंगे। सेमी सर्किल टाइप की होती है। प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ईच लॉन्गिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट। हर एक देशांतर जो है ना वो एक ग्रेट सर्किल बना रहा है आपका। इसको ध्यान से देखो आप लोग, ऐसे कट रहा है एक अलग अलग, जैसे खरबूजा काटते हो ना, खरबूजे की आप लोग एक एक फाड़ी लेते हो, एक फाड़ी ये, एक फाड़ी ये, इस तरीके से। तो हर एक साइकिल सर्किल बनाता चल रहा है आपका। तो ऐसे ऐसे कट रहा है ये वाला आपका। तो यहाँ पे आप लोग 0 डिग्री से स्टार्ट करोगे, बीचों वाला 0 डिग्री है आपका। उसके बाद में 30 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, फिर 120, फिर 150, फिर 180 आ जाएगा। फिर आपके पास में दोबारा से वो एंगल स्टार्ट हो जाएंगे आपके। 180 पे पूरा लंबवत हो जाता है ना, सीधा हो जाता है। पढ़े होंगे ना स्कूल में आप लोगों ने, ये 180 डिग्री है आपका। उसके बाद में आपने कभी वो डी से प्रकार लेकर ऐसे बनाए होंगे ना एंगल, उम्मीद करता हूं आपने ऐसे एंगल बनाए होंगे ऐसे। ये पूरा वो डी होती थी अपनी, तो उसमें अपना 180 होता था यहाँ पे भाई। ये पूरा 0 डिग्री या 180 डिग्री हम बोलते थे। फिर उसमें हम एंगल बनाया करते थे इस तरीके से, है ना। ये 90 डिग्री का बनता था, 60 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके से समकोण वगैरह आपने स्कूल में बहुत पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हम लोग इसको 6th 7th 8th में ये इन चीजों को बहुत पढ़े हम लोग, ठीक है। अब समांतर नहीं होती है, नॉट पैरेलल अपोजिट टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में क्या थी, सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल चल रही थी, बराबर बराबर गैप चल रहा था। इनमें ऐसा नहीं होगा। अनइक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दोनों लाइनों के बीच में अनइक्वल रहेगा। जैसे कि गोरे है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हो आप लोग डिस्टेंस बिटवीन टू मेडिटेरियंस को कहते हो गोरे। अच्छा, मोस्ट क्या होगा, भूमध्य रेखा पे है आपका 111.32 किलोमीटर, इक्वेटर पे इतना डिस्टेंस मिलेगा। कम से कम कितना मिलेगा, ध्रुवों पे जाके बिल्कुल 0 हो जाएगी ये वाली, ठीक है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये है आपका भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा वाला हिस्सा है ना ये वाला। इस पे देखोगे तो डिस्टेंस आपकी दो लाइनों के बीच में आपको कितना मिल रहा है, सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये डिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। पोल पे आके देखो, सारी मिल गई, इकट्ठी होगी। पोल पे देखो बिंदु ही बन गया, तो बिंदु बन गया मतलब क्या है, सारे फिक्स हो गए, कोई डिस्टेंस नहीं है, 0 डिस्टेंस है आपका यहाँ पे, है ना। तो यही है कि कम डिस्टेंस ध्रुवों पे होगा, ज्यादा कहाँ होगा आपका, इक्वेटर पे होगा। दो के बीच की दूरी को कहते हैं क्या हो आप लोग, इसको आप लोग जो है ना कहते हो गोरे कहते हो। गोरे किसे कहते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। जो ज्यादा डिस्टेंस है वो कहां पे है, इक्वेटर पे है। कितना है, 11132 किलोमीटर का है आपका। कम डिस्टेंस कहां होगा, पोल पे होगा, पोल पे 0 ही हो जाएगी जाके ये वाली। सभी रेखाओं की लंबाई समान है, लंबाई समान है। अक्षांश में लंबाई समान नहीं थी, दूरी समान थी, याद है ना।
याद आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? कंपैरिजन करते चलता। कल की क्लास अगर ढंग से समझी है तो ये क्लास आपको बहुत जल्दी समझ में आ रही होगी। ये आपके पास में बीच में क्या है, इक्वेटर है आपका, और इसको हमने अक्षांश में देखो धीरे धीरे घटती गई घटती गई घटती गई, यहाँ पे घटती गई घटती गई घटती गई। सभी लाइनें बराबर नहीं थी, बीच में दूरी समान थी। इसमें बीच में दूरी जो है ना, इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें जो है ना आपके पास में ये बीच में दूरी समान नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। ये दूरी बीच में डिफरेंट डिफरेंट है आपके पास में, लेकिन ऐसे लंबी तो बराबर ही है, क्योंकि पृथ्वी ऐसा थोड़ा ना कि उधर से ऊपर चली जाएगी इधर से नीचे खिंच जाएगी। ऐसे लंबाई लाइनों की बराबर है, इनकी लंबाई बराबर नहीं थी, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी सेम थी, इनके बीच की दूरी सेम नहीं है, इनकी लंबाई बराबर है। पकड़ गए मेरी बात को? आए ना, पकड़ गए होंगे ना। तो बस और क्या चाहिए, इतनी सी बात तो समझानी थी। ऑल लाइन हैव द सेम लेंथ एज अपोज टू लैटिट्यूड। सभी के सभी आपकी सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। जितनी देशांतर रेखा है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगी। ऑल मटेरियल इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट द राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल होता है आपका, तो 90 डिग्री पे जो है ना आपकी देशांतर रेखाएं है वो काटती होगी। ये बिल्कुल 90 डिग्री मतलब बिल्कुल लंबवत 90 डिग्री का एंगल। टोटल कितनी होगी सर ये वाली आपकी? तो बड़ा आसान है, 180 होती है, टोटल 360 है आपके पास में। 180 पूर्वी पश्चिमी देशांतर एक ही है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना करते हैं। 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज द सेम विच इज इंटरनेशनल डेट टाइम लाइन। इसको हम कहेंगे, इसको हम पढ़ेंगे भी डेट टाइम लाइन को। ये ग्रीनविच में है, लंदन में है, जो हमसे 5.5 घंटे हम उससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो 180 पूर्वी पश्चिमी देशांतर एक ही है, पूर्वी साइड और पश्चिमी देशांतर बिल्कुल एक है। दोनों विपरीत देशांतर का योग जो है ना वो कितना बनता है? 180 बनता है आपका। समय और स्थिति का निर्धारण इसका यही इंपॉर्टेंस है, यानी कि सेटिंग एंड द पोजीशन। दोनों जगह भी बता देगा कौन सी जगह का टाइम है ये, और टाइम भी बताएगा ही बताएगा, जगह भी और टाइम भी, दोनों ही चीज आएगी। अब आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर लीजिएगा, इसको बड़ा आसानी से समझ लेंगे। सारी की सारी आपकी लाइनें हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ पे ये 0 डिग्री का है, बिल्कुल 90 डिग्री का बना रहा है ये। देखो अब आपको कहा था ना मैंने कि इक्वेटर पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कैसे बनेगा सर? ये रही इक्वेटर और ये ठहरी एक लाइन आपकी। ये एंगल क्या है बताओ? 90 डिग्री। ये एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। सारे 90 के कोण बन रहे कि नहीं बन रहे आपके, ठीक है ना। 90 और 90 कितने होते हैं? ये 90 का कोण, ये भी 90 का कोण, ये 180 हो गए, इधर भी 180 हो गए ना आपके पास में, हो गया 360 टोटल घूम के आओगे तो आप लोग, है ना। तो यही चीज आप लोगों को यहाँ पे सर ने बताई थी। 180 और 180 टोटल कितना हो गया? 360 हो गया आपके पास में, ठीक है सर जी। इसके बाद में क्या लाइन बताई है सर हमने यहाँ पे? ये तो चलो लाइनें हैं ही हमारी, अब इनको निकालना सीखेंगे हम लोग। अब हम लोग जो टाइम वाली लाइन थी ना उसके बारे में बात कर देंगे ताकि थोड़ा जल्दी समझ में आए। ये टाइम की लाइन है, इसको प्राइम मेडिटेरियन के नाम से जाना करते हो आप लोग, प्रधान माध्यान्ह रेखा के नाम से जानते हैं। आइए इसको समझते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर प्रधान माध्यान्ह रेखा, ग्रीनविच माध्यान्ह रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं इसको आप लोग। इसको प्राइम मेडिटेरियन कहा करते हो, ग्रीनविच मेरिडियन कहा करते हो, या ग्रीनविच लाइन कहते हो। ग्रीनविच लाइन है कहां पे सर? ये लंदन के अंदर है आपकी, लंदन इंग्लैंड में है, ग्रीनविच नाम की जगह पे है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी नाम की जगह है। इसी को आधार मानकर समय की गणना की जाती है। टाइम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस। दुनिया भर में इसी को ही बेस लाइन माना जाता है टाइम मेजरमेंट करने के लिए। यही आपकी लाइन है जिसको हम लोग जो है ना बेस लाइन माना करते हैं, प्राइम मेरिटेरियन के रूप में जाना करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो ये लाइन है आपके पास में आपकी, इस लाइन को हम लोग जो है ना मानते हैं प्राइम मेरिटेरियन। डिसीजन क्या है? इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था 22 अक्टूबर 1884 को वॉशिंगटन अमेरिका के अंदर। मतलब ये डिसीजन कहाँ लिया गया, कैसे पता लगा कि इसी को टाइम मानेंगे? दुनिया भर में कोई चीज को तो स्टैंडर्ड मानोगे ना आप लोग। मैंने कहा कि जैसे 1 किलो आलू लेके आया मैं, अब वो 1 किलो आलू को कैसे रेफरेंस लूंगा मैं? 1 किलो का बट्टा होगा, उसका 1 किलो भार किसके बराबर होता है? ये मैंने दुनिया भर में एसआई स्टैंडर्ड यूनिट मान ली कि ये यूनिट है, इतना भार होगा ना तो समझो किलो है। अब मैंने 1 किलो आलू तोल लिए, बराबर में मैं 1 किलो चावल तोल लूं, बराबर ही हो जाएगा। हाँ सर बराबर माना जाएगा, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया। 1000 मीटर चलूंगा तो 1 किलोमीटर चल गया मैं। 1000 वाट अगर मैं एनर्जी कंज्यूम करूंगा तो मतलब मैंने 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर ली, ये यूनिट मान ली मैंने। बिजली का बिल लाना है, मान लेते हैं कि अगर मैंने एक प्रेस है, एक प्रेस मेरा 1 किलोवाट का है मान लो, तो मैंने क्या किया, उसको 1 घंटे तक चलाया तो 1 यूनिट मेरा बिजली का बिल आ गया, मतलब 1 यूनिट मेरे कंज्यूम होगी बिजली के मीटर में।
तो ये चीजें मैंने स्टैंडर्ड मानी है ना, कहीं तो ऐसे मेरे को टाइम तो कहीं तो स्टैंडर्ड मानना ही पड़ेगा। भाई इतना समय हुआ है दुनिया में, पूरी दुनिया का समय उसी से कैलकुलेट किया जाएगा, आगे पीछे भी उसी से होंगे। जैसे हम भारत के समय को अब समझ रहे होंगे तो ध्यान से समझते रहना। पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित किया गया, ये अर्थ रही, और अर्थ के अंदर ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ये मतलब पूर्वी साइड हो गया आपका, और ये साइड क्या हो गया हमारे पास में, ये पश्चिमी साइड हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, प्रधान माध्यान्ह रेखा 0 डिग्री मानकर इसके पूर्वी तथा पश्चिमी में 180 डिग्री देशांतर में रेखाएं खींची आपकी। मतलब इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया और इसके पूर्व और पश्चिम में 180 डिग्री की रेखाएं हमने खींची। 3 महाद्वीप, 8 देश और 6 जल निकाय से जो है ना होके ये लाइन गुजरती है आपकी। समय का निर्धारण और टाइम जोन आता कैसे, आइए इसको समझेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा सारा लाइन आपके पास में। ये किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम डिटर्मिनेशन, पृथ्वी का घूर्णन, मतलब पृथ्वी आपको पता है घूमती रहती है, घूम ही रही है। अर्थ रोटेशन, अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तथा 360 डिग्री घूम जाएगी। टोटल मैंने कितना बताया था, 90 90 180, 90 90 180, पूरा सर्कल कितने लगा, 360 का लगा। तो मतलब पूरे 24 घंटे में 360 डिग्री का सर्कल जो ना पूरा कर रही है वो। अर्थ मेक वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस 24 आवर्स एंड 360 डिग्री। 24 घंटे में 360 होता है, तो एक घंटे में क्या होगा सर, मतलब पूरा सर्कल घूम रहा है हमारे पास में कितना, 24 घंटे में 360 हो रहा है एक में। ठीक है, एक घंटे में कैसे निकलेगा, एक घंटे का भाग करेंगे, टोटल कितना है सर आपके पास में, टोटल है 360, डिवाइड करेंगे 24 से, तो एक घंटे में लगभग 15 डिग्री घूमी हुआ आपकी वो। ठीक है, 60 मिनट में कितना हुआ, 60 मिनट में हुआ 15 मिनट, मतलब घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया ना, 60 मिनट का हुआ 15 मिनट, तो 60 बटे 15 करेंगे तो 1 डिग्री, 15 मिनट का, सॉरी 15 डिग्री बोल देंगे इसको, 60 बाय 15 करेंगे तो कितना होगा, एक देशांतर आया। तो कहने का सेंस आया आपके पास में 15 चौके 60 होता है कि 1 डिग्री देशांतर जो है ना वो 4 मिनट के बराबर होता है आपका। बस ये बात समझ गए तो सारी की सारी बात ढंग से समझ में आ जाएगी। इसी पे ही टिकी हुई सारी बात है ये। एक बार मेरी बात को दोबारा समझना आप लोग, ध्यान से इस चीज को ध्यान से समझना कि पूरी पृथ्वी जो है ना वो घूम रही है, 360 डिग्री के सर्कल में घूम रही है, 24 घंटे लगाती है पूरे 360 चक्कर करने, मतलब पूरा चक्कर एक करने में 24 घंटे का एक दिन होता है, 24 घंटे लगाती है वो। ठीक है ना, 24 आवर लगाती है किसमें सर जी, 360 में। ओके सर जी, अब मुझे कहना है कि एक घंटे में क्या होगा सर, तो मुझे एक घंटे के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं नॉर्मल मैथ में इसको भाग में ले आऊंगा, बटे में इसको भाग में ले आऊंगा मैं हाँ सर भाग में ले आएंगे। अब 24 को आप 360 से काटोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये 15 डिग्री, ये पहले 360 डिग्री था, अब आ गया आपका एक घंटे का, मतलब एक घंटे के अंदर जो है ना आपका वो 15 डिग्री जो है ना वो आपका निकल के आता है देशांतर। एक घंटे का मतलब होता है सर 60 मिनट होता है, 60 मिनट, तो 60 मिनट में आता है सर 15 डिग्री आता है। मैं 1 मिनट का निकालना चाहता हूं, 1 मिनट का निकालना चाहता हूं या 1 डिग्री निकालना चाहता हूं मैं, 1 डिग्री में कितना मिनट आएगा देखूं, तो 1 डिग्री में निकालना चाहूं तो डिग्री तो इधर रख लूं, 15 उधर ले जाऊं, तो मतलब 60 बटे में क्या कर दूं मैं, 15 कर दूंगा, तो 15 चौके कितना होता है सर, 60 आता है आपका। तो टोटल 4 मिनट आ गया। ये इधर क्या था, इधर मिनट ही था ना, इधर मिनट था, डिग्री तो एक रख ही दिया हमने। ये है सारी कहानी, बारीकी की बात है। बाकी वैसे पूरा कैलकुलेशन ना भी याद करना जरूरी नहीं है, तुम्हें याद करना ये जरूरी है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, बस सारा काम तो इसी से ही है, लेकिन ये बात समझनी जरूरी है वरना रट्टा मारना हो जाएगा आपका। एक बार और समझा रहा हूं फाइनल, ताकि कोई छोटा मोटा डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। फिर से ध्यान से समझना, एक बार इस डायग्राम को दोबारा दिखा रहा हूं मैं। ये डायग्राम देखो आप लोग, सर ने क्या कहा था आपको कि जितनी भी आपकी ये इक्वेटर लाइन होगी, ये इक्वेटर पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा आपका, यहाँ पे देखो ये 90 का कोण बन रहा है आपका, ये 90 का 180, उसके बाद में ये पूरा टोटल जो है ना 360 हो गया। पूरा एक सर्कल कितने में लगा, 360 में लगा। ठीक है, 360 में लग गया, हाँ सब ठीक है, समझ में आ गया हमें पास में, यहाँ पे 360 में लग गया। ये जो बीचों बीच वाली लाइन है, इस पे कौन से देश पड़ते हैं वो देश लिख रखे हैं यहाँ पे। एक नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, एक फ्रांस है, एक स्पेन है, एक अल्जीरिया है, एक माली है, एक बुल्गारिया, एक आपका बुर्किना फासो है, एक गाना, एक टोगो है। ये इस लाइन पे पड़ने वाले देश हैं आपके। ठीक है, ये फैक्ट है, याद कर लेना इसको अलग से। अब इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करोगे आप लोग, यहीं पे कर देते हैं कैलकुलेशन, और कहीं नहीं जाते, यहीं कैलकुलेशन करते हैं। 360 डिग्री का सर्किल जो है ना वो पूरा कर रही है पूरी पृथ्वी एक दिन में। एक दिन का मतलब है 24 घंटे में।
हालांकि एग्जैक्ट ये 24 घंटे 5 मिनट 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड इस तरीके से है करके आता है आपका, नहीं 24 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड करके आता है आपका, पर आप इसको ऐसे नहीं याद करोगे, 24 घंटे राउंड फिगर कर लोगे आप लोग। नहीं सर मैं क्या बोल रहा हूँ, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ये बोलना मैंने, ठीक है ना। एग्जैक्ट कितना है ये, एग्जैक्ट तो ये होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ये वाला आता है आपका, ठीक है ना, जो एक पूरा मतलब अपने एंड पे ये रोटेट कर रही है वो, पर इसे आप हम मोटे मोटे तौर पे राउंड फिगर कर रहे होते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ रहे होते हैं 24 घंटे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है चलो 360 लिया इसने 24 घंटे में, ओके एक बात होगी, 360 डिग्री लिया, ध्यान रखना। ओके सर जी, अब मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं पता लगाना चाह रहा था सर जी इसका जो है ना कि इसका डिग्री जो है ना निकालना है मुझे, 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में कितना होगा, तो मैं 1 घंटा इधर ही रख लूं, इसको भाग में ले जाऊं, नॉर्मल मैथ कर रहा हूं मैं, 360 बटे में क्या करूंगा मैं 24 ले जाऊंगा, 24 को 360 से काटोगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री घुमा है ये 1 घंटे में घुमा है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में घूमी है कितनी, 15 डिग्री घूम गई है पृथ्वी। तो मतलब 1 मिनट में कितना घूमेंगी सर, 1 मिनट में घूम जाएगी कितना सर जी, नहीं सॉरी, हाँ 1 मिनट में कितना घूमेंगी सर जी, तो 15 चौके 60 होता है, डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 4 मिनट में 4 मिनट जो है ना ये आपका घूम जाएगी, तो 1 मिनट में 1 डिग्री में, सॉरी 1 डिग्री हमें जो है ना वो किधर मिलेगी, ये डिग्री इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री घुमानी है ना मुझे, 1 डिग्री घुमानी है तो इधर 15 ले आऊं, लो चलो एक ही बात है, ये हो गया 4 मिनट, मतलब 1 डिग्री घुमाई मैंने 4 मिनट में, ठीक है ना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है आपके पास में, तो ये पॉइंट ही आपके पास में है कि 1 डिग्री देशांतर जो है ना वो 4 मिनट का लगेगा आपका। तो इसी हिसाब से दुनिया को 24 टाइम जोन में बांट दिया गया है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, टोटल 24 टाइम जोन में पूरी दुनिया बंटी हुई है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया कितने टाइम जोन में बंटी हुई है, 24 टाइम जोन में बंटी हुई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है आपका। ये क्वेश्चन भी पूछा गया 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तो पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। ये आपके कैलकुलेशन समझाने के लिए थी, ताकि आपको ये कंसेप्ट रट्टा ना मारना पड़े कि ये क्यों आता है, ये इसलिए समझ में आना है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं और तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े से कंसेप्ट है, बड़े आराम से समझा रहा हूं, एक बार समझ गए कभी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आलस मत करना समझ रट्टा मारने का, ना ही इस तरीके से आलस करना यार चलो छोड़ो छोड़ो आगे कर देते हैं पीछे कर देते हैं। एक बार आलस कर गए ना तो बस आलस ही है, समझ लीजिएगा। आलस नहीं करना, आपको समझना है इनको। मैंने 2-3 बार समझा दिया, अब तो समझ में आ ही गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। ये आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है आपकी, ये इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से इसको जाना करते हैं हम लोग, जिससे हम टाइम कैलकुलेट वगैरह कर रहे हैं। प्राइम वाली मतलब बीच में जो पृथ्वी की आधो बीचों बीच भागों पे काट रही है वो वाली लाइन है ये, ठीक है। तो आइए इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये तो तुम समझ ही गए हो। अब हमारे पास में क्या है सर, ये क्वेश्चन जोन आएगा, पर इंडिया वाला चलो पहले चलो क्वेश्चन करवाऊं, पहले क्वेश्चन करवा देते हैं। यदि 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर और सुबह के 9 बजे हैं तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय हुआ होगा, कितना समय हुआ होगा आपका। इस पे देखो कुल डिग्री में कुल देशांतर कितने होंगे, टोटल डिफरेंस इन डिग्री 50 और 60 टोटल कितने हो गए, 110 हो गए। समय का कुल कितना अंतर हो गया आपका, तो 1 डिग्री में कितना आता है, 4 आता है ना, तो 110 गुणा 4 करोगे 440 आ गया। तो यदि पश्चिम दिशा का समय दिया गया हो और पूर्व समय का ज्ञात करना हो तो इसमें जोड़ दोगे आप लोग, यानी कि 9 बजे में 7 घंटे 20 मिनट जोड़ोगे। इसको आप लोग 440 को मतलब मिनट में बदलाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, घंटे में हो जाएगा। 7 घंटे 20 मिनट जोड़ दोगे आप लोग, यानी कि 9 बजे होंगे सुबह के, तो फिर 7 घंटे 20 मिनट बाद में शाम के 4:20 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये इस तरीके का टाइम पीरियड है आपका ये निकालना। और 4 मिनट वाला लॉजिक पता था तो निकल गया आसानी से। क्या है इसमें, ऐसे ये निकल जाएगा ऐसे आपका। यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर में 1 बजे है, 40 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर है, ये वाला ईस्टर्न जोन है ये यहाँ पे, और यहाँ पे दोपहर का 1 बजा हुआ है आपका। तब 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर का टाइम पीरियड क्या होगा, तो 30 डिग्री ये तो आपका पूर्वी देशांतर है, उधर जाना है आपको यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का टाइम, बीच में तो क्या आपके पास में 0 हो गया, इन दोनों के बीच का टाइम देखना, अंतर डिफरेंस कितना है आपका। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस इधर देखोगे तो 40 है, इधर देखोगे 30 है, 4 और 3 कितने हो गए, 70 हो गए। तो ठीक है 70 है। एक का कितना आएगा सर आपका, तो आपको 70 गुणा में 4 करना है, तो टोटल कितना आ गया, 280 मिनट आ गए। अब 280 मिनट है आपका, ध्यान रखना है।
अब आपको घटाना है बढ़ाना है, बस ये काम पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो ये दोनों चीजों को मैं दोबारा यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा एक बार के लिए। पूर्वी दिशा का समय दिया गया हो और पश्चिम का ज्ञात करना हो तब समय को घटाया जाता है, अतः दोपहर 1 बजे में से 4 घंटे 40 मिनट का समय घटाया जाएगा। अब मेरी बात को दोबारा सुनना, इन दोनों क्वेश्चनों को, इसको भी मैंने करवा दिया और इसको भी करवा दिया मैंने, पर इन दोनों में एक में समय बढ़ रहा है और एक में घट रहा है। ये दो ही कंसेप्ट के क्वेश्चन लिए हैं, दोनों के दोनों वैसे पीवाईक्यू ही है। पीवाईक्यू से मैंने सोचा समझा देता हूं आपको मैं। किसी जगह का टाइम कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे सर, सवाल ये बनता है। बड़े ध्यान से सुनना, फिर बता रहा हूं, ठीक है। मुझे इन्होंने कहा कि यदि 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये मेरी पृथ्वी ले ली मैंने, बीचों बीच ये लाइन कट कर दिया, ये 0 डिग्री पे है, ये ईस्ट है, ये आपका क्या है सर, वेस्ट है, ठीक है। हाँ सर, ईस्ट और वेस्ट हो गया आपके पास में। अब कहा कि पश्चिमी देशांतर पर सुबह यदि 50 डिग्री, ये एक लाइन ले ली मैंने और यहाँ पे 50 डिग्री वाला लाइन ले लिया मैंने, एक लाइन मैं सीधी खींच रहा हूँ, ऐसी होती नहीं पर सीधी खींच रहा हूँ समझाने के लिए। 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 9 बजे है, यहाँ पे सुबह के 9 बजे 9 AM हुआ है आपका। और तब 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पे 60 है आपका, 60 डिग्री पे कितना टाइम होगा, इस जगह पे टाइम कितना होगा। पहले तो आपको सबसे पहला कदम क्या होगा, आप ना पूर्वी पश्चिमी को भूल के सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इनके बीच का डिफरेंस देखोगे आप लोग, इनके बीच का डिफरेंस देखोगे। जब आप पश्चिमी से पूर्व की ओर जाओगे, यहां से जब आप आगे जाते हो ना इस साइड, ये आगे होता है टाइम, इधर होता है आगे टाइम, याद रखना इधर होता है आगे। आगे जब जाते हो आप लोग, मतलब पश्चिम से आप जाते हो वेस्ट टू ईस्ट जाते हो ना, तो यहां पे आपको प्लस करना होता है। और अपोजिट कर दो, अगर आप लोग ईस्ट टू वेस्ट आ रहे हो तो आपको फिर घटाना होगा। ये छोटे से लॉजिक है बस आपके। अब मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालता हूं, चलो मैं डिफरेंस कैसे निकाला सर, मैंने डिफरेंस यहां पे निकाल लिया कि यहां पे कितना था 50, ये कितना था सर 60, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया आपका। मैंने 50 और जमा में 60 दोनों को जोड़ दिया, 50 और 50 100 और 10 कितना हो गया 110, 110 डिग्री आ गया। 1 डिग्री का वैल्यू तुम्हें पता है कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। अभी सर ने समझाया, गुणा 4 कर दो, 110 को 4 से गुणा करोगे तो सीधा सीधा निकल के आ रहा है 440 मिनट आ रहा है। इसको घंटे में बदलना तुम्हें बहुत ढंग से आता ही है, घंटे में बदल लिया। इसके घंटे हो गए आपके 7 घंटे हो गए, 7 आवर हो गए और 20 मिनट हो गए आपके पास में। ये तो आप लोगों ने मैथ में अच्छे से किया ही होगा, एकदम आसानी से आप करना जानते भी होंगे, ठीक है। ओके सर जी, भी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 घंटे 20 मिनट आ गया हमारे पास में। अब मेरे को क्या करना है कि यदि पश्चिम दिशा का समय दिया हो और पूर्व का निकालना हो तो समय को जोड़ा जाएगा। मतलब अगर पश्चिम का दे रखा हो और पूर्व का निकालना हो, मतलब मैंने अभी यही कहा ना, पश्चिम से अगर आपको पश्चिम से हाँ पूर्व की ओर जाना हो तो आपको जोड़ना है। तो टाइम क्या था, टाइम आपका था सुबह का 9 बजे का था, सुबह का 9 बजे था, 7 घंटे 20 मिनट जोड़ दिया, शाम के 4:20 आ गया। उल्टा करना है, ईस्ट से वेस्ट करोगे। अब क्या कर दिया, 40 डिग्री का टाइम दे रखा है पूर्वी का, मुझसे पूछा है किसका, यहां पे टाइम कितना हुआ है, दोपहर का 1 बजा है। मुझे कहा है 30 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा, 30 डिग्री पश्चिम में जा रहा हूं, इसका क्या समय होगा। पहला काम क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस ही निकालना है। फर्स्ट स्टेप ये पहला डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालोगे तो 4 और 3 कितना हो गया, टोटल 70 हो गया। 70 मुझे पता लग गया, मिनट में पता लग गया। 1 मिनट में कितना होता है, 4 होता है। तो कितना हो गया सर आपका पास में, ये 7 चौके 28 हो गया, तो 280 मिनट निकल के आ गया। हाँ सर आ गया 280 मिनट। 280 मिनट का मैंने क्या किया, घंटे में तब्दील किया, तो कितना आ गया सर 4 आवर और 40 मिनट जो है ना, ये घंटे में तब्दील हो गया आपके पास में, घंटे और मिनट में तब्दील हो गया। अब मेरे को क्या करना है, जब मैं यहां से उधर जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, समय को घटा रहा हूं। जब मैं समय को घटा रहा हूं, वहां पे दोपहर के कितने बजे थे, 1 बजे थे। माइनस कर दूंगा इसमें से, मैं क्या इसमें से माइनस करूंगा, 4 घंटे माइनस करूंगा, 4 घंटे और 40 मिनट जो है ना इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये सुबह के 8:20 का समय आ जाएगा आपके पास में। सुबह का 8:20 का समय आ जाएगा। बस तो ये चीज अगर समझ गए तो चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तुम्हें तो आप आसानी से समझ जाओगे। अब मैं तुम्हें ये लाइन बहुत आसानी से जो है ना वो याद करवा देता हूं, ठीक है ना, कहीं लिख के, इस जगह पे लिख के फिर से रिवाइज करवाता हूं। क्वेश्चन कोई भी आए, आपके लिए गोल्डन रूल 3 चीज याद रखनी है। पहली बात आपको ये याद रखनी है क्या, कि 1 डिग्री जो होता है ना वो 4 मिनट के बराबर होता है। कोई भी MCQ आए निकाल दोगे।
दूसरा क्वेश्चन आपके पास में बनना चाहिए कि जब कभी भी आप लोग वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो आपको हमेशा समय जोड़ना है। जब आपको टाइम दे रखा हो पश्चिम का निकालना हो पूर्व का तो आप जोड़ दो, सिंपल सी बात है। और तीसरी बात है आपके पास में कि जब आप ईस्ट टू वेस्ट जाने वाले हो तो आपको समय क्या करना है, घटाना है। समय दे रखा है पूर्व का निकालना हो पश्चिम का, घटा दो जो भी निकल के आए। बस इतनी सी 3 बात अगर समझ गए, कोई मुश्किल सवाल तुम्हारे लिए नहीं है। ये डिपेंड करता है फिर तुम्हारे प्रैक्टिस पे, या तुम्हारा थोड़ा बेसिक ट्रिक्स आनी चाहिए मैथमेटिक्स की, हल्का फुल्का भाग गुणा भाग है थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं है। बस भाई घंटे मिनट बदलना, टाइम घटाना जोड़ना, ये बेसिक सा चीज है जो आप करना होगा। ठीक है, चलो सर अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास में लास्ट की थोड़ी सी चीजें बची है, बस 5-7 मिनट की, और वो क्या है सर, स्टैंडर्ड टाइमलाइन देखना है हमें। भारत के लिए समय निकालना है हमें ये। अब दुनिया भर की तो मैंने ग्रीनविच वाली लाइन बता दी, ठीक है। भारत का क्या है सर, भारत की 82.5 डिग्री पे, 82 डिग्री 30 मिनट वाला अक्षांश आपका, जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहेंगे। भारत है कहाँ पे, ये पूरा मैंने बनाया पृथ्वी, ये रहा मेरे पास में बीच की लाइन आपकी जो बराबर भागों में बांट रही है। इधर मेरा प्यारा भारत पड़ता है, इधर है मतलब ईस्ट साइड पड़ता है। और अगर इधर पड़ता है, इधर कोई जाओगे पश्चिम से पूर्व जाओगे, समय क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, जोड़ रहे थे सर। इस लाइन से इधर आ रहे तो क्या करना है, जोड़ना है, उधर जाना है तो घटाना होता। तो मतलब जो भी लंदन में टाइम होगा, जो भी लंदन में टाइम होगा उससे हम आगे मिलेंगे, उनसे टाइम जोड़ना है। अब आपको भाई जो भी आपके पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्री जितने भी है, उन वेस्टर्न कंट्री से समय हमारा आगे मिलेगा हमेशा। अब स्टैंडर्ड टाइमलाइन से कितना समय आगे, 5.5 घंटे। अपने मोबाइल में आप कभी घड़ी को देख लो तो +5 GMT मिलेगा। GMT मतलब ग्रीनविच टाइम लाइन है आपका। जी मतलब आपका क्या ग्रीन है, मीन टाइम है आपका, या जो मेडिटेरियन लाइन है ना उसका टाइम से हम लोग नोट कर रहे होते हैं। तो हर एक देश या क्षेत्र के समय का निर्धारण करने वाली लाइन जो होती है उसको मानक टाइमलाइन कहते हैं। हमारी वाली पढ़नी हमें दुनिया की ओर पढ़नी नहीं है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भारत की मानक रेखा है। हमारा भारत का समय हम इसी से नोट करते हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। वर्टिकल कंट्री है, कम मानक समय रेखा है, लेस नंबर ऑफ टाइमलाइन है। हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइमलाइन है नहीं इस पे। अधिक मानक समय रेखा वाले जो होते हैं ना उनको कहते हो आप लोग हॉरिजॉन्टल कंट्री कहते हैं। हमारा देश थोड़ा लंबा ज्यादा फैला हुआ इस तरीके से कम है, ठीक है। अच्छा, फैक्ट क्या, सर्वाधिक समय रेखा मोस्ट स्टैंडर्ड टाइमलाइन फ्रांस के अंदर मिलेगी तुम्हें, कितनी 12 मिलेगी। अमेरिका और रशिया के अंदर 11 है। अपने भारत में तो केवल एक ही है, 82.5 डिग्री। अपने भारत में तो एक ही है, 82.5 डिग्री। तो पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, फ्रांस में। सबसे कम अपने पास एक ही है, वो तो क्या होगा। इसके अलावा अमेरिका और रशिया में कितनी है, 11। अपनी वाली गुजर रही है यहाँ पे। बाकी मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये यूपी से गुजर रही है। यूपी के स्टैंडर्ड हम लोग जो ना इलाहाबाद नैनी नाम का जगह, जिसको प्रयागराज भी कहते हैं, उसके नैनी मिर्जापुर वाली जगह है ना, वहां से टाइम नोट कर रहे होते हैं अपने वाला इंडिया का। इंटरनेशनल टाइमलाइन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 180 डिग्री देशांतर की काल्पनिक रेखा जिसके दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर है आपका। तो इमेजिनरी लाइन है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड आइदर साइड ऑफ द डेट डिफर बाय 1 डे। पूर्व की ओर जाने पर दिन दोहराया जाता है, जबकि पश्चिम की ओर आने पर दिन कम हो जाता है। अगर इसके पूर्व की ओर जाएंगे तो दिन जो है ना वो आपका क्या होगा, दिन रिपीट होगा आपका। इधर आएंगे तो दिन जो है ना आपका कम होता रहेगा। सीधी नहीं है, जिग जैग लाइन है ये वाली, इस तरीके से है, ये कहीं कट है कहीं किस तरीके से, सीधी लाइन नहीं है ये वाली। और रीजन क्या है सर, आसान समय निर्धारण है, इजी स्केड्यूलिंग है। और इसके अलावा आर्कटिक महासागर, चुक्की सागर, बेरिंग जल संधि, प्रशांत महासागर यहाँ से गुजरती है। और इसको डिटर्मिनेशन किया गया था 1884 में। बेसिक से फैक्ट्स है जो सीधे सीधे याद रखने हैं हमारे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लोकल टाइम की बात करते हैं, जब किसी स्थान पर सूर्य आकाश में सबसे ऊंचा होता है उस समय उस स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होता है, तो वहां का समय 12 बजे। आप कहते हैं दोपहर के 12 बज गए, अभी सूर्य सीधा चमक रहा है, ठीक ऊपर होगा किसी के ऊपर लाइन के ऊपर, तो समझो 12 बजे होंगे। वहां की सभी घड़ियों में 12 बजा दिए जाते हैं और ये घड़ियां वहां का स्थानीय समय बताती है। फिर एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक समान होता है, परंतु जो स्थान विभिन्न देशांतरों पर स्थित है उनका स्थानीय समय अलग अलग होगा आपका। एक लाइन पे होंगे तो बराबर ही हो गया,
जाहिर सी बात है इस लाइन पे जो जो होगा वो तो सारा सारा होगा, अलग लाइन पे उसका अलग 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 टाइम हो जाएगा। फिर स्थानीय समय में यह परिवर्तन 4 मिनट प्रति डिग्री अथवा 1 घंटे में 15 डिग्री, ये तो भी मैंने बताया था 1 मिनट में 4 डिग्री का होता है। तो दिस चेंज इज लोकल टाइम अकर एट द रेट ऑफ 4 मिनट पर डिग्री और 1 आवर पर 15 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड। इनका अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो कैसे कंपैरिजन करोगे सर? तीनों का कंपैरिजन मतलब दोनों लाइनों का कंपैरिजन करो। तो डायरेक्शन कैसी है इसकी? पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व। मतलब इन लाइनों को कैसे खींचते हो आप लोग, यहाँ डायग्राम बना के समझना पड़ेगा। इन लाइनों को या तो हम ऐसे खींचेंगे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो आप ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, पूर्व हो गया ना, हाँ ईस्ट है। इनको या तो ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से रहेगी। ये लाइनें कैसे खींची जाएगी? ये लाइनें खींची जाएगी नॉर्थ साउथ, इनको नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, ये इस तरीके से। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ज़्यादा ही खराब है, ठीक है, टेढ़े मेढ़े बन जाए तो समझ जाना, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक है। संख्या कितनी है इनकी? 181 है इनकी संख्या। 181 है आपकी, लाइनें 179 है, बताया था ना मैंने, क्योंकि यहाँ आके लाइनें पोल पे बिंदी हो जाती है। ये कितनी है? 360 हो जाएगी। क्या एक दूसरे से पैरेलल है? ये बिल्कुल पैरेलल है, सारी एक दूसरे के पैरेलल है। ये क्या पैरेलल है? हाँ, ये पैरेलल नहीं है, ये कहाँ पैरेलल है? बीच में से चौड़ी हो जा रही है, कहीं छोटी कहीं पतली, इस तरह की जगह बराबर नहीं है। लेंथ की बात करते हैं, क्या इनकी लेंथ एक जैसी है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ सबसे लंबी है, फिर जैसे पोल की तरफ जाओगे छोटी छोटी छोटी, पोल की तरफ जाओगे छोटी 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 बिंदी हो जाएगी। लंबाई बराबर है? बिल्कुल बराबर सर इनकी आपकी। और क्या चाहिए हमें? ये टेबल जिसने समझ ली, बस ये समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला, और क्या चाहिए हमें, ठीक है ना, ये समझ लिया तो बिल्कुल लाइफ जिंगा लाला। भारत के केस में अगर मुझे कोई पूछे कि कौन सी अक्षांश रेखा हमारे भारत के छूते हुए गुजर रही है और कौन सी देशांतर रेखा हमें छूते हुए गुजर रही है, एक आखिर में ये और चीज पढ़ लो बस। हालांकि ये बात इंडियन ज्योग्राफी में भी आएगी, लेकिन आज समझ लो, क्योंकि टॉपिक आज ही पढ़ रहे हो तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा सर जी? कोई ऐसी एक लाइन तो होगी जो भारत के यहां से गुजर रही होगी, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, समझ में आई ये बात? कोई यहां से लाइन गुजर रही है कि नहीं गुजर रही? हाँ सर, बात तो ठीक है। ऐसे कोई लाइन गुजर रही है तो अक्षांश होगा। हाँ सर, अक्षांश होगा। जो भारत के एकदम यहां से गुजर रही है, ये कौन सी है सर जी हमारी लाइन? इस लाइन को कहते हो आप लोग 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, मैं ऐसे लिख रहा हूं, वैसे इसको यहां लगाते हैं पर ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। दिशा ही नहीं बता रहा, एक बार मैं इतना बता रहा हूं, यहां से एक लाइन गुजर रही है। हाँ सर, ऐसे लाइन कोई मतलब लाइनें तो बहुत ही होगी ना, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन मैंने बताई थी, ऐसे कोई लाइन यहां से भी गुजर रही होगी। ये कितनी है सर? ये है 37 डिग्री और 6 मिनट। ये है 37 डिग्री 6 मिनट और ये है 8 डिग्री 4 मिनट। अब सर ये डायरेक्शन कैसे पता लगाऊंगा मैं? पता लगा लोगे, रट्टा नहीं मारना, देख लेना। ये है भारत, पूरी दुनिया, ये ठहरा आपके बीच में इक्वेटर लाइन, ये ठहरा नॉर्थ, ये ठहरा साउथ। अब मुझे एक बात बताओ, भारत कहां पे पड़ता है? भारत नॉर्थ में पड़ता है, साउथ में पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में? सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो भारत ठहरा नॉर्थ में, तो ये कर्क रेखा है आपकी, ठीक है ना। यहां से कोई लाइन गुजर रही है, इसको ये मान लेता हूं मैं, यहां से कोई लाइन गुजर रही है, तो मतलब हमारी दोनों ही जगह पे नॉर्थ ही आएगा। हम नॉर्थ में ही है ना, तो दोनों जगह पे क्या आएगा? ये भी नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये भी नॉर्थ लैटिट्यूड ही है आपका। 8 डिग्री 4 मिनट मेन लैंड से, अच्छा ध्यान रखना, मेन लैंड से कहा मैंने, मुख्य भूमि से। इससे थोड़ा सा नीचे ना अंडमान निकोबार पड़ता है, इसे थोड़ा सा नीचे पड़ता है, ये रहा अंडमान निकोबार, ये पॉइंट रहा अंडमान निकोबार का, थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा नीचे कितना है सर जी? थोड़ा सा नीचे है आपका ये वाला 6 डिग्री और 4 मिनट का है आपका, 6 डिग्री 4 मिनट का है, थोड़ा सा नीचे है ये वाला। तो मुख्य भूमि का पूछे तो कह देना है 8 डिग्री 4 मिनट, और अंडमान निकोबार का पूछे आपसे तो 6 डिग्री 4 मिनट का कहना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक आप जा रहे हो, दोनों में नॉर्थ बताना है बस आपको। समझ में आ गई नॉर्थ वाली कहानी? ठीक है। ऐसे ही ये लंबी लाइनें जिनको आप लोग देशांतर लाइनें कह रहे थे, कोई लाइन तो ऐसी होगी जो भारत को यहां से छूते हुए जा रही होगी, कोई तो लाइन होगी ऐसे गुजरते, कोई तो लाइन ऐसी होगी जो भारत को यहां से छूते हुए जा रही होगी। हाँ सर, जा रही होगी। इनका कितना है सर वैल्यू? तो यहां से जो छूते हुए जा रही है ना आपकी, ये है सर 68 डिग्री और 7 मिनट। यहां से जो लाइन गुजर रही है सर, ये कितनी है? 97 डिग्री और 25 मिनट। 97 डिग्री और 25 मिनट। डायरेक्शन क्या होगी सर? बताते हैं। इसको बिल्कुल बीचों बीच काट दिया,
इधर क्या बताओ ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट। भारत बताओ किधर पड़ता है, पश्चिम में है पूर्व में इस लाइन के, बोलो कहां पे है सर, पूर्व में है। तो दोनों ही क्या होंगे सर, लॉन्गिट्यूड हमारे ईस्ट होंगे, बस क्या टेंशन है फिर। ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये रहा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कोई समस्या बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आसानी से समझ गए। अब हम लोग जो ना इस डायग्राम में इसको यहां पे देखते हैं। मैंने ये बताया एकदम नॉर्थ पॉइंट यहां वाला, ये 37 डिग्री 6 मिनट का होगा आपका, ठीक है ना। ये इंदिरा कोल नाम का पॉइंट है हमारा, सबसे उत्तरी पॉइंट भारत का, सबसे उत्तरी पॉइंट है यहाँ का है 37 डिग्री 6 मिनट का। और ये कौन सा है सर, एनएल का मतलब है नॉर्दर्न लैटिट्यूड है आपका। दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमि का है अपना, वो कौन सा है सर, वो है आपका, इसको कैप कैमोरिन के नाम से जानते हैं, कन्याकुमारी है ये वाला, 8 डिग्री 4 मिनट का नॉर्थ है। और इससे भी हम लोग और नीचे जाएंगे, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थर्न लैटिट्यूड। इंदिरा पॉइंट, इसको पिगमिलियन पॉइंट या इसको पार्सेन पॉइंट भी कहते हैं, ग्रेट निकोबार में है। हालांकि प्रैक्टिकली ये डूब चुका है, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट पढ़ने के लिए हम लोग ये मानते हैं। अच्छा, इधर ईस्टर्न पॉइंट है हमारा, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न आपका लॉन्गिट्यूड है। ये आपके किबिथु नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में किबिथु नाम की जगह है। और ऐसे ही आप लोग जो है ना बिल्कुल पश्चिम में जाओगे, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड है, गुहार मोती गुजरात नाम की जगह है ये। तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। इसके अलावा आपका ओवरऑल सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछे इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल में कंफ्यूजन बहुत होता है, याद कर लेना। कॉल करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है, कॉल करने के लिए रेंज नहीं रहती ना, सिग्नल नहीं रहता ना फोन में, तो टावर नहीं आता तो क्या करते हो, सिग्नल नहीं आता तो आप छत के ऊपर जाते हो। तो ये हमें इंदिरा कोल ऊपर है, दूसरा अपने आप आ जाएगा। इसका नाम इंदिरा पॉइंट है, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सेन पॉइंट भी कहते हैं, ग्रेट निकोबार में है ये वाला। और इसकी राजधानी भी बदल दी गई है, अभी सितंबर 2024 में की गई, जो विजयपुरम कर दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। ये किबिथु है। एक लास्ट चीज और बता रहा हूं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, ये है आपका 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका, मतलब भारत का उत्तर से दक्षिण का ये वाला पॉइंट। और यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2933 है। मतलब मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं तो टोटल मेरे को कितना मिलेगा, 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस मिलेगा। यहां से यहां तक जा रहा हूं तो 2933 मिलेगा, 2933 मिलेगा आपको, ठीक है। तो मतलब हम लंबे ज्यादा हैं, चौड़े इधर से कम निकल के आते हैं, वर्टिकल कंट्री कहलाता है हमारा, ठीक है। तो ये चैप्टर था आपका, और ये चैप्टर पूरा हुआ। आगे के चैप्टर में बाकी की बातें बाद में करेंगे। कंप्लीट चैप्टर था। अब आपको मैं इसका कंप्लीट की लाइन स्टार्टिंग में सबसे पहली बात दिखाऊं यहाँ पे कि मैंने आपको क्या पढ़ाना स्टार्ट किया था, और मैंने आपको ये चैप्टर दिखाया था, देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाया सर, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताया कि नहीं बताया सर, बता दिया बिल्कुल। आपने अक्षांश रेखा पढ़ाई सर। इंट्रोडक्शन दिया, बिल्कुल दिया। आपने इक्वेटर पढ़ाया सर, पढ़ाया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ाया सर, पढ़ा दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा दिया सर। हीट जोन पढ़ा दिए, हाँ सर पढ़ा दिए। देशांतर रेखा पढ़ा दी सर। इंट्रोडक्शन दे दिया। कैलकुलेशन ऑफ टाइम करना सिखा दिया। प्राइम मेडिटेरियन लाइन बता दी, उस पर कौन कौन से देश बता दिए। इसके बाद में टाइम जोन बता दिए, स्टैंडर्ड टाइम लाइन बता दी सर, इंटरनेशनल टाइमलाइन ये भी बता दी। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अपने तीनों का कंपैरिजन जोन बता दिया। और के साथ साथ लास्ट में मैंने क्या बता दिया आपको, भारत के लिए भी बता दिया। उम्मीद करता हूं सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर मिलूंगा एक और नए चैप्टर, एक और नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम। फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को अपना ख्याल रखना होगा। ओके।